अनदेखी लड़की की हालत गंभीर थी। उसकी माँ 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने उस पर झूठा आरोप लगाया। उसे बेरहमी से पीटा गया। फिर उसे एक दिन और एक रात ठंड में बाहर बैठने को मजबूर किया गया। वह मुश्किल से बच पाई। भ्रम में तुबाव ने एक आवाज सुनी और उसने सबसे छोटे चाचा को बुलाने के लिए कहा। तुरंत ही उसका चाचा वहां आ गया। रात में एक चीख गूंज उठी और तुरंत बाद एक भारी गर्भवती महिला के सीढ़ियों से गिरने की आवाज सुनाई दी। तुबाव के पिता निर्देशक लिन फेंक तुरंत उसके पास आए और चिंतित होकर पूछने लगे। महिला के पैरों से खून बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फेंक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे को बचाओ, उसने डरते हुए कहा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। श्रीमती लिन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मुतमतम आंसुओं से भरी आंखों के साथ सीढ़ियों की ओर देख रही थी। सबकी नजरें उसकी आंखों का पीछा करती हुई सीढ़ियों के ऊपर खड़ी लगभग 3.5 साल की मासूम बच्ची पर टिक गई। दृश्य देखकर छोटी लड़की ने अपने खिलौना खरगोश को कसकर पकड़ा। दादा लिन गरजे, क्या तुमने तमतम को धक्का दिया? छोटी लड़की ने होंठ दबा लिए। नहीं, मैंने नहीं किया। मुतमतम ने बूढ़े व्यक्ति की आस्तीन पकड़ी। रोते हुए उनसे प्रार्थना की, कृपया तू बाओं को दोष न दे, वह अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं आया, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके दयालु होने के लिए कहे गए शब्द तुबाओ को और भी अधिक दोषी ठहराने लगे। लिन फेंक, जिनका चेहरा ठंडा था, ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, तुबाओ को अटारी कमरे में बंद करे, अस्पताल से लौटने का इंतजार करें। पापा, सच में मैंने ऐसा नहीं किया, छोटी लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा। उसे ऊपर ले गए। उसने खिलौना खरगोश पकड़े रखा। वह कोने में सिमट गई। तुबाओ ने धक्का नहीं दिया था। कोई उसकी बात क्यों नहीं सुनता? उसके होंठ ठंड से नीले हो गए थे। उसका छोटा सा शरीर बेबसी ने कांप रहा था। वह केवल आंखें बंद करके फुसफुसाई, माँ, तुबाओ ने ऐसा नहीं किया। तुबाओ कभी वो बात नहीं मानेगी जो उसने नहीं की। खरगोश के कान को कसकर पकड़े हुए वह बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जल्दी गुस्से से भरे हुए लिन फेंक ने बेहोश पड़ी तुबाओ को उठाया और उसे बाहर बर्फ में फेंक दिया। कड़ाके की ठंड से तुबाओ झटके से जाग गई। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। पापा, वह रोई, मुझे भूख लगी है। लिन फेंक ने ताना मारा, तुमने अपने भाई को मार दिया, अब तुम्हें भूख लगी है कहने की हिम्मत है? कैसे हो सकती है मेरी इतनी निर्दयी बेटी? कहते हुए उन्होंने एक मोटी छड़ी उठाई और तुबाओ के छोटे शरीर पर जोर से मारी। तुबाओ दर्द से चीख उठी। उसका शरीर ठंड से अकड़ चुका था। वो ढीला पड़ गया। उसकी आंखों की रोशनी मध्यम हो गई और वह अब बोल नहीं सकी। अगर मैंने तुम्हें आज सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारा पिता नहीं। क्या तुम अपनी गलती मानती हो? तुबाओ ने सिर हिलाया। ये मैंने नहीं किया, ये सच में मैंने नहीं किया। लिन फेंक का गुस्सा और बढ़ गया। अगर तुम नहीं थी, क्या तुम्हारी सौतेली माँ खुद गिरी? वह 6 महीने की गर्भवती है। सीढ़ियों से गिरने से उसे क्या मिला? तुबाओ को देखते ही गुस्सा बढ़ता। उसने गलती की थी, फिर भी वह जिद्दी थी। वह यह नाटक किसके लिए कर रही थी? वह अस्पताल में मुतमतम को याद कर रहा था। वह खून बहा रही थी। डॉक्टरों ने 2 गंभीर स्थितियों की सूचना दी। फिर भी जीवन और मृत्यु के बीच उसने तुबाओ को दोष न देने को कहा। उसने कहा, छोटी लड़की डरती थी कि भाई के जन्म के बाद कोई उसे प्यार नहीं करेगा। उसका धक्का देने का इरादा नहीं था। लिन फेंक का गुस्सा बढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा, अब भी जिद्दी हो? हर शब्द के साथ एक और प्रहार। एक प्रहार इतनी जोर से पड़ा कि उसकी जेब से फोन गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। जब तक तुबाओ बर्फ में स्थिर पड़ी रही, तब जाकर वह रुका। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहीं घुटनों के बल रहोगी। तुम अपनी सौतेली माँ के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक यहीं रहोगी। लिन फेंक ने छड़ी फेंकी और चला गया। उसने हाल ही में काफी परेशानियां झेली थीं। कंपनी में भारी घाटा, 2 हफ्तों तक मदद की गुहार जो अनसुनी रही, और अब उसके बेटे का नुकसान। बस उसकी किस्मत। ये लगातार झटके उसे हिलाकर रख दिए। कहीं भी नहीं। अपनी निराशा तुबाओ पर निकाल दी। तुबाओ का भरा हुआ खरगोश टुकड़े टुकड़े हो गया। वह उठने की कोशिश कर रही थी, फिर बर्फ पर गिर गई। तुबाओ को लगा वह मर रही है, शायद मरकर मां से मिल सके। तभी एक धुंधली आवाज तुबाओ के कानों में गूंजी, तुबाओ, जल्दी अपने सबसे छोटे चाचा को बुलाओ। तुम्हारे सबसे छोटे चाचा का नाम सुयशान है। उनका नंबर 159 है। तुबाओ ने अपनी आंखें खोली और सफेद बर्फ पर पड़ा एक काला फोन देखा। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे उसकी ओर रेंगने पर मजबूर कर दिया। उसकी ठंडी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी बात नहीं मान रही थी। अज्ञात समय और प्रयास के बाद तुबाओ आखिरकार नंबर डायल करने में सफल रही। उसी समय राजधानी के एक पुराने घर में पुराना मास्टर सु बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, 1 और साल बीत गया है सुयशान। तुमने कहा था कि इस साल मुख्य चिकित्सक बनोगे। 8 सु भाइयों ने सिर झुका लिया। सुयशान ने अपना सिर खुजलाया और तभी अचानक पुराना मास्टर सु ने अपना लहजा बदलते हुए पूछा, और हाँ,
4 साल हो गए हैं, क्या तुमने अब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा? आठों सुभाइयों के चेहरे बदल गए और वे तुरंत चुप हो गए। जिन्यू मेरी इकलौती बेटी है और वो बचपन से ही बीमार रही है। 4 साल पहले उसकी बीमारी ने उसकी याददाश्त पर असर डाला। वह 4 साल से लापता है। मुझे नहीं पता वह कैसे जी रही है। सुयशान आत्मग्लानि से भर गया। उस दिन उसे एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी, सिर्फ उसी एक बार, और सुजिन्यू खो गई। पिता, यह सब मेरी गलती है। मैं उसका मुख्य चिकित्सक था, फिर भी मैं उसकी अच्छी देखभाल नहीं कर सका। कमरा शांत हो गया। तभी अचानक सुयशान का फोन बज उठा। पुराना मास्टर सू का एक नियम था, नए साल के समारोह में फोन की अनुमति नहीं थी। सुयशान ने जल्दी से फोन उठाया। वह उसे बंद करना चाहता था। पुराना मास्टर सू ने उसे देखा। उत्तर दो, सुयशान ने खांसी करते हुए कहा। पिता, यह एक अज्ञात नंबर है। पुराना मास्टर सू ने अपनी चाय का कप जोर से रखा, ठंडे स्वर में कहा, उत्तर दो। स्पीकर फोन पर रखो। चौथे और तीसरे भाइयों ने सुयशान की ओर सहानुभूति से देखा। सुयशान के पास कोई चारा नहीं था। उसने कॉल उठाई, स्पीकर पर डाल दी। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या ये अंकल हैं? मैं तुपाओ हूँ और मेरी माँ का नाम सुजिन्यू है। क्या आप मेरे अंकल सुयशान हैं? ये सुनते ही पुराना मास्टर सू के हाथ से कलम फिसल गई और गिर गई। बच्चे ने कहा, अंकल, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख भी लगी है। तुपाओ ने एनी को नहीं धक्का दिया। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। पापा ने मुझे बाहर घुटनों के बल बैठा दिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंकल, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? उसके अंत में आवाज और कमजोर हो गई। सबके गले में एक गांठ सी महसूस हुई। कोई कुछ बोल नहीं सका। दूसरी तरफ से हल्की हवा और बर्फ की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन बच्चे की आवाज अचानक बंद हो गई। सुयशान अचानक सचेत हो गए। उन्होंने फोन को अपने मुंह के पास लाया और घबराते हुए बोले, तुपाओ, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पुराना मास्टर सू तुरंत खड़े हो गए। उनकी सामान्य कठोरता गायब हो गई और वे अचानक 10 साल बड़े लगने लगे। जल्दी करो, इस नंबर का पता लगाओ। वह सिर्फ 3.5 साल की है। तुपाओ बेहोश हो गई और अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। फोन बर्फीली जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद लिन फेंक बाहर आया और अपना फोन ढूंढने लगा। तुपाओ को बेहोश देखकर उसने उसे लात मारी। अच्छा हुआ, उसने चिढ़ते हुए कहा। 4 साल पहले उसने एक महिला को पाया। उसके कपड़े फटे और पुराने थे। दया से वह उसे घर ले आया। उसे साफ करने के बाद उसने देखा कि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था और वह थोड़ी सीधी सादी थी। उस समय वह उससे प्रभावित था और उसे प्यारी लगने लगी थी। अब वह उस याद से नफरत करता है। तुपाओ उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। लिन फेंक ने फोन उठाया और वहां से चला गया। उसने कॉल की। हेलो, डायरेक्टर वू? हाय, मैं हूं। क्या आप राजधानी में सू परिवार के किसी को जानते हैं? मेरी कंपनी को परेशानी हो गई है। बाहर हवा और बर्फ गरज रही थी और तुपाओ बर्फ पर मुंह के बल पड़ी थी। समय बेरहमी से बीत रहा था। थोड़ी सी चेतना बाकी थी, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसने छोटे चाचा को पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। क्या वे भी उसे नहीं चाहते? माँ का क्या? माँ की मौत के बाद क्या माँ उसे चाहती? तुपाओ के होंठ कांप रहे थे और उसके दिल में शब्द गूंज रहे थे, जैसे कह रहे हों, माँ, तुपाओ रो नहीं रही है, तुपाओ अच्छी बच्ची बन रही है। तभी लिन परिवार के विला के बाहर एक आदमी दरवाजे से अंदर आया। सुयशेन ने घबराकर चारों ओर देखा। तुपाओ की बातें उसे याद आईं। वह दरवाजे के पास घुटनों पर बैठी थी। फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने दरवाजे के सामने बर्फ का ढेर देखा। वह तेजी से दौड़ा और आखिरकार बर्फ के नीचे एक छोटी सी आकृति को देखा। तुपाओ, उठो! सुयशेन ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। तुपाओ का छोटा चेहरा देखकर उसे यकीन हो गया, यह उसकी भतीजी थी। वह अपनी छोटी बहन की हूबहू प्रतिकृति थी। तुपाओ ने महसूस किया कि उसे किसी ने गर्माहट से गले लगाया और एक कोट उसके ऊपर डाला। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। आखिरकार उसने आदमी पर ध्यान दिया। क्या ये चाचा हैं? तुपाओ के होंठ हिले। उसकी आवाज कमजोर थी। क्या आप चाचा हैं? तुपाओ ने किसी को नहीं धक्का दिया। वह अनायास ही बड़बड़ा रही थी। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। सुयशेन का दिल टूट गया। अच्छी लड़की, तुपाओ, यह मैं हूं। तुम्हारा चाचा तुम्हें लेने के लिए आया है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह बच्ची जीवित मिलेगी। सुयशेन ने तुपाओ को बाहर ले जाया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लिन परिवार प्रतिक्रिया नहीं कर सका। कार में बैठने के बाद सुयशेन ने तुरंत पूछा, वह कैसी है? सुयशेन की आवाज में तनाव था। जल्दी अस्पताल चलो। अस्पताल पहुंचो। लिन फेंक जल्दी से नीचे उतरे। उन्होंने सुयशेन को तुपाओ को ले जाते हुए नहीं देखा। कार में आदमी को देखकर वह स्तब्ध रह गए। यह सुयशेन थे, जो सू परिवार के वर्तमान मुखिया और सू कॉरपोरेशन के प्रभावशाली और शक्तिशाली सीईओ थे। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का सामना करते हुए लोग आमतौर पर कृपा पाने के लिए रेंगते हैं। हालिया स्कैंडल ने लिन परिवार को भारी झटका दिया था।
लेकिन सुयीशेन के एक शब्द से वे फिर से उभर सकते थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मुस्कान देने की कोशिश की। सीईओ सु, ये कितनी खुशी की बात है। आप यहाँ कैसे? आपकी आरे से खुशी हुई। सुयीशेन ने लिन फेंग को ठंडी नजर से देखा। क्या तू बो के पिता है? लिन फेंग ने पूछा। शोर सुनकर ओल्ड मास्टर लिन और मिसेस लिन बाहर आए। उनके चेहरे पर चापलूस मुस्कान थी। सुयीशेन की आंखों में ठंडक की चमक थी। यह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यह ठंडक उनके पूरे व्यक्तित्व में झलक रही थी। लिन परिवार वाकई कुछ खास है, उन्होंने उदासीनता से कहा। फिर बिना कुछ और कहे वह कार में बैठ गए और चले गए। पूरा लिन परिवार वहीं खड़ा रह गया। उनके भीतर भ्रम और डर का मिश्रण था। लिन फेंक ने किसी को यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या हुआ था। यह सुनकर कि सुपरिवार ने तू बो को ले लिया था और वे उसके चाचा थे, लिन फेंक को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिरी हो। उसी क्षण उन्हें अचानक समझ में आ गया। सुपरिवार के 8 बेटे और एक बेटी थी। वह बेटी बचपन से कमजोर थी, उसे कभी बाहर नहीं देखा गया। अगर ऐसा है तो 4 साल पहले मिली महिला सुपरिवार की इकलौती बेटी थी। श्रीमती लिन का चेहरा पीला पड़ गया। सुपरिवार की बेटी? जल्दी करो और तू बो को वापस लाओ, लिन फेंग ने झटके से कहा। उसे वापस लाओ? कैसे? क्या आपको लगता है कि हम उसे अब वापस ला सकते हैं? ओल्ड मास्टर लिन ने सोचा, फिर बोले, चाहे सुपरिवार कितना भी गुस्सा हो, आप तू बो के पिता हैं। आपने उसे अनुशासित करने में थोड़ी सख्ती कर दी। जब हम चीजों को स्पष्ट कर देंगे, समृद्धि और सम्मान हमारे होंगे। लिन फेंक ने अपने पिता से सहमति जताई। तू बो को उठाने के बाद सुपरिवार राजधानी वापस नहीं गया, बल्कि तुरंत पास के अस्पताल चला गया। नान सिटी के सबसे अच्छे अस्पताल में आमतौर पर शांत वीआईपी वार्ड में हलचल मची हुई थी। ओल्ड मास्टर सु अपनी छड़ी के साथ टहल रहे थे। चिंतित होकर पूछ रहे थे, वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? सुयीशेन ने अपनी घड़ी देखी, शांतिपूर्वक बोले, पिता कृपया बैठें और आराम करें। जांच रिपोर्ट सुयीचुन को सौंप दी गई। इसे पढ़ने के बाद सभी ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसके हाथ, पैर और पसलियां तक टूट चुकी थीं। उसके शरीर पर घाव थे, कुछ इतने गंभीर थे कि उन्हें काटने की आवश्यकता हो सकती थी। एक चाचा गुस्से में बोले, सिर्फ 3 या 4 साल की बच्ची, उन लोगों ने इतनी निर्दयता कैसे दिखाई? जल्द या देर से मैं लिन फेंक से निपट लूंगा। दूसरे चाचा ने जोड़ा, इतनी छोटी बच्ची को इतना दर्द सहना पड़ा। अगर कोई लिन फेंक को अपंग करना चाहता है तो मुझे भी शामिल करें। सुयीचुन ने ठंडे स्वर में कहा। लिन परिवार की पूरी जांच हो चुकी है। उत्पादों की तस्करी के शक में वे जांच के घेरे में हैं। वे संकट में हैं। हाल ही में वे लगातार संपर्क खोज रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे। दादा ने दांत भींच लिए। अच्छा है कि मैं खुद उससे नहीं निपटता। मदद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सुयीचुन ने पूछा, उन्होंने तू बाओ को क्यों पीटा? उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लिन फेंक की पत्नी मुंह तम सीढ़ियों से गिर गई और गर्भपात हो गया। लिन फेंक। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, लिन परिवार उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। सुयीचुन के सहायक ने जल्दी से अंदर आकर कहा, सीईओ सु, लिन परिवार यहां है। वे अपनी भतीजी से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी फ्लोर पर रोक है। वे अंदर नहीं जा सकते। बाहर के हीटर बंद कर दो, खिड़कियां खोल दो, उन्हें इंतजार करने दो। तू बाओ को मशीनों की बीपिंग सुनाई दी। उसे आवाजें सुनाई दी, लेकिन वे अस्पष्ट और धुंधली थीं। तू बाओ, तू बाओ, तू बाओ, जागो। तू बाओ ने तुझे दिमाग से सोचा। वही आवाज फिर से। कौन है? उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक सफेद दीवार थी। उसके बिस्तर के पास लोग खड़े थे। उसने होठ भींच लिए और चारों ओर देखा। सुयीचुन, जो सबसे ज्यादा उत्साहित थे, पहले बोले, तू बाओ, तुम होश में आ गई हो। ये आपके सबसे छोटे चाचा हैं। क्या आपको याद है, आपने मुझे पहले बुलाया था? चाचा, क्या आप मुझे घर ले जाने आए? सुयीचुन ने सिर हिलाया। हाँ, हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। दादा सु की आवाज भर आई। उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। जो भी तुम्हें तंग करेगा, दादा उसे रोकेंगे। तू बाओ की आंखें इधर उधर घूमी। उसके चेहरे पर डर था। घर जाना? क्या वे फिर से उसे छोड़ देंगे? क्या वे उसे फिर से मारेंगे? क्या वे उसे फिर से भूखा रखेंगे? तू बाओ की चुप्पी को देखकर सु के आदमी बेचैन और चिंतित हो उठे। सुयीचुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा, तू बाओ, तुम किस बात से परेशान हो? उन्होंने आह भरी, फिर बिस्तर के पास झुककर उसका सिर सहलाया। तू बाओ, चाचा से बात करो। तुम्हारा नाम क्या है? तू बाओ कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं, मैं बस तू बाओ हूं। पिताजी बोले, वे मुझे नाम देने में आलसी थे। वे इंतजार करेंगे जब तक आंटी का बेटा नहीं होता। तू बाओ का नाम मेरी माँ ने रखा था। सुयीचुन का दिल टूट गया। वे सोच भी नहीं सकते थे तू बाओ ने लिन परिवार में कैसी जिंदगी जी होगी। उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया और पूछा, तू बाओ, क्या तुम बता सकती हो कि किस बात से परेशान हो? आखिरकार तू बाओ ने सीधे देखा और उस आदमी की ओर सिर घुमाया जिसने खुद को चाचा कहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, चाचा, जब हम घर जाएंगे
तो क्या मुझे खाना मिलेगा? क्या मुझे पीटा जाएगा? उसके शब्दों से सब चौंक गए। क्या? तू बाओ पिटाई से डरती थी? उसे पहले कितना बुरा पीटा गया था। सुयेट चुन ने तू बाओ का हाथ पकड़ा और अपने गाल से लगाया। उनकी आवाज थोड़ी भर्राई थी। अच्छी बच्ची, तू बाओ, जब तुम घर जाओगी तो जो चाहोगी खा सकती हो। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। देखो, ये तुम्हारे सबसे बड़े चाचा सुयेट चुन है, जो हमारी सु कॉर्पोरेशन के वर्तमान CEO है। अब से तू बाओ घर में जो चाहिए सबसे बड़े चाचा से मांग सकती हो। ये तुम्हारे दूसरे चाचा सुजीलिन हैं। वो बहुत अच्छे वास्तुकार हैं। हमारी कई इमारतें उन्होंने बनाई हैं। ये तुम्हारे तीसरे चाचा सु VH5 हैं। वह एस एयरलाइंस के पायलट हैं। शायद वह तुम्हें विमान की सवारी करवा सकते हैं। ये तुम्हारे चौथे चाचा सु लैक हैं। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। शायद तुमने उन्हें टीवी पर देखा होगा। ये तुम्हारे पांचवें चाचा सु तांगनी हैं। वह निर्माण कंपनी के महाप्रबंधक हैं। ये आपके छठे चाचा हैं सुकिन मैक, जो एक फोटोलिथोग्राफी लैब के मालिक हैं और पेशे से एक वैज्ञानिक हैं। ये आपके सातवें चाचा हैं सुवेंट्रू, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक विशेष एजेंट के रूप में कार्यरत है। और अंत में ये आपके दादा हैं। आपको अपने दादा तू बाओ की बात माननी चाहिए, नहीं तो वह सख्त होंगे। सुयशुम ने कहा। बूढ़े मास्टर सु ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, सख्त नहीं, बिल्कुल भी सख्त नहीं। तू बाओ एक अच्छी लड़की है। सुयशुन ने कहा, तुम्हारे पास कई शक्तिशाली परिवार के सदस्य हैं। हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तू बाओ ने कंबल पकड़ा। अगर उसे पता होता कि वे गलती नहीं मानेंगे, क्या वे उसे प्यार करते? सुपरिवार ने सोचा तू बाओ चुप रहेगी। तू बाओ बोली, चाचा, मैंने धक्का नहीं दिया। पापा और दादा ने कबूलने को कहा, मैंने नहीं माना। उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने भाई को मारा। सुयशु ने कहा, तुम्हारे बड़े चाचा तुम पर विश्वास करते हैं। यह तुम नहीं थी। तुमने सही किया। जो तुमने नहीं किया उसे कबूल नहीं किया। सुयशु ने जल्दी से जोड़ा, वे गलत थे। तू बाओ, तुम गलत नहीं थी। तुमने बहुत अच्छा किया। यह सुनकर तू बाओ फूट फूट कर रोने लगी। चाचा, दादा, तू बाओ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं। सुबक सुबक। उसके आंसू परिवार को सांत्वना देने लगे, शब्दों और इशारों में। अपने हाथ में दस्तावेजों को देखते हुए सुयशून ने सभी को उनकी गायब बहन सुजिन यू के बारे में जानकारी दी। राजधानी से नान सिटी 2000 किलोमीटर है। 4 साल पहले सुजिन यू बहुत बीमार हो गई थी। उसकी याददाश्त चली गई थी। किसी तरह वह नान सिटी पहुंची। लिन फेंक ने उसे ढूंढा और अपने घर ले आया। बाद में प्रसव के दौरान सुजिन यू को जटिलताएं हुई। वह लगभग मर ही गई थी। शायद अपनी बेटी की वजह से वह चमत्कारिक रूप से 2 साल और जीवित रही। उसके गुजर जाने के बाद केवल तू बाओ ही बचा। सुयशुंग की आवाज गुस्से से भारी थी। हमारी छोटी बहन, जिसे हम बहुत प्यार करते थे, एक अजनबी जगह में ऐसे मर गई। उसकी सही पहचान भी नहीं हुई, न कोई उपाधि मिली। सुकिन मैक, छठे भाई, ने गुस्से में कहा। लिन फेंक ने उसे कोई उपाधि नहीं दी और तू बाओ के साथ ऐसा व्यवहार किया। सुतेंग खुद को रोक नहीं पाया और सुयशुन से पूछा, बड़े भाई, क्या हम सच में लीन परिवार को यूं ही छोड़ देंगे? सुयशुन ने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोले और शांति से आस्तीनें ऊपर की। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? 8 के मुकाबले 1, क्या यह पर्याप्त नहीं है? तुम क्या कहते हो? सुयशुन के इन शब्दों पर सुभाइयों की आंखों में एक तेज और दृढ़ चमक आ गई। सुयशुन ने अपनी कलाई घुमाई और उंगलियों को चटकाया। सुतेंग एक निर्माण कार्यकर्ता था। उसकी त्वचा गहरी थी, वह गर्म मिजाज का था और उसने ठंडी हंसी छोड़ी। लेकिन सुविएट फे, तीसरे भाई, ने शांति से कहा, हम एक कानून द्वारा शासित समाज में रहते हैं। हम किसी पर खुलेआम हमला नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक गुजरती नर्स को रोका। मुझे माफ करें, क्या आपके पास बर्लेप के बोरे हैं? नर्स ने हैरानी से देखा। हमारी फार्मेसी में सांप की खाल के बैग हैं। हमारे पास कार्डबोर्ड के डिब्बे भी हैं। कार्डबोर्ड के डिब्बे बर्लेप के बोरों से बेहतर हैं। वह समझी कि उन्हें सामान ले जाना है। सुविएट फये मुस्कुराई। धन्यवाद, एक बर्लेप का बोरा चलेगा। भूमिगत पार्किंग के राज में लिन फेंग फोन पर थे। मैं अब वापस आ रहा हूं। सुनिश्चित करें कि आप कड़ी निगरानी रखें। CEO सु बाहर आए तो तुरंत बताएं। वह रिपोर्ट शब्द पूरा नहीं कर पाए। फिर सब अंधेरा हो गया। एक बर्लेप का बोरा उनके सिर पर डाल दिया गया। तुरंत बाद उन पर लगातार घूंसे बरसने लगे, जिससे वह चिल्लाए बिना नहीं रह सके। तुम कौन हो? रुको! लिन फेंग की दर्द भरी चीखें गैराज में गूंज उठीं। उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, केवल सहने की। रुको! क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं लिन फेंग हूं, बाओ फेंग ग्रुप का CEO। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? 8 सु भाइयों ने उनकी पिटाई जारी रखी। लिन फेंग को जमीन पर लाते और घूंसे मारे। इस पिटाई के लिए उनकी पूरी ताकत की जरूरत नहीं थी। अगर यह कोई और मामला होता तो वे इसे अनदेखा कर देते। सुयिचुन ने ठंडी हंसी के साथ हाथ उठाया। उसने रुकने का इशारा किया। लिन फेंग ने सोचा कि वे उससे डर गए हैं जब उसने उन्हें रुकते देखा। लेकिन उसी समय
एक लकड़ी की छड़ी उसके शरीर पर आ गिरी। उसकी दर्द भरी चीखें भूमिगत पार्किंग गैराज में गूंज उठी। वीआईपी अस्पताल के कमरे में तूबाओ ने फिर वह आवाज सुनी, तूबाओ, छोटा बैग। फिर वही आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? तूबाओ ने अपनी आंखें खोली। कमरा पूरी तरह से शांत था। कंबल को पकड़े हुए तूबाओ ने घबराहट से आवाज की दिशा में देखा। मान्यवर, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरे मन में यह जानने की एक गहरी और सच्ची इच्छा है। उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई और आवाज ने उसे कोमलता से समझाने का प्रयास किया। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने आया हूं। इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकते। उस समय एक आदमी उसके बिस्तर के पास बैठा था। साधारण लोग भूतों को नहीं देख सकते थे। युवक की त्वचा पीली थी, गहरी काली आंखें और सीधी नाक थी। हालांकि उसकी होंठ चमकदार लाल थे और उसकी भौहों के बीच एक शरारती झलक थी जिससे वह लगभग राक्षसी लग रहा था। मैं वास्तव में तुम्हारा मास्टर हूं। सालों पहले तुम्हारी माँ जीवित थी। वह तुम्हें मेरे पास लाई थी, तुम मेरी शिष्या बन सको। तुम्हारी माँ का नाम सू जिन्यू था और तुम्हारा नाम तूबाओ है। क्या मैं सही हूं? तूबाओ को सिर्फ खाली कुर्सी दिखी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। मम्मी मुझे तुम्हें नहीं सौंपेंगी। अगर तुम सच में मेरे मास्टर हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही हूं? ज्यादा मत सोचो छोटी, बाद में मास्टर तुम्हारी स्वर्गीय आंख खोलेंगे, तब तुम मुझे देख पाओगी। तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि मैं तुम्हारे समय का नहीं हूं। मेरा नाम ली थुआंग है। जब मैं जीवित था तो मैं काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तूबाओ ने उत्सुकता से हवा की ओर देखा। वह सुनने का प्रयास कर रही थी। मुझे यह जानने की गहरी उत्सुकता है कि आखिर तुम्हारा नाम गट चिकन क्यों रखा गया है? तूबाओ ने अचानक यह सवाल किया। गट चिकन? क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं? गट चिकन, क्या यह संभव है कि महत्वपूर्ण लोग भी मर सकते हैं और क्या मृत व्यक्ति भी मास्टर बन सकते हैं? तब तुम मुझे नहीं देख सकते थे। सोचो, 2 दिन पहले मास्टर ने मदद की थी। मैंने कहा था छोटे चाचा को बुलाओ, याद है? तूबाओ ने कंबल कसकर पकड़ा। नीचे देखा। अगर तुम मेरे मास्टर हो तो मेरी परवाह क्यों नहीं की? माँ के जाने के बाद कोई नहीं था। मैं रो रही थी या मुझे चोट लगी थी। ली थुआंग चौंक गए। उन्होंने तूबाओ का हाथ पकड़ा। उनके दिल में दर्द हुआ। पहले मास्टर के पास मदद का तरीका नहीं था। अगर तुम 2 दिन पहले नहीं बचते तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। अब से तूबाओ, तुम मुझे किसी भी बात के लिए दोष दे सकते हो और मास्टर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें कई बातें सिखा सकता हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आराम करो, मास्टर बाद में आएगा। ये वास्तव में एक उपहार है जो मास्टर तुम्हें देना चाहता है। तूबाओ ने अपने हाथ में गर्मी महसूस की जब उसकी कलाई पर एक लाल धागा बांधा गया। हवा में एक आवाज आई, ठीक है तूबाओ, अलविदा। अस्पताल का दरवाजा खुला। सू यिशेन ने कहा, तूबाओ, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए नमकीन अंडे की जर्दी कस्टर्ड बंस खरीदी है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें पसंद है या नहीं। सू तेंगनी ने कहा, मेरे तले हुए बीफ नूडल्स स्वादिष्ट हैं। बूढ़े मास्टर सू ने उनकी टांग थपथपाई। उन्होंने कहा, तूबाओ अभी जागी है, वह बीफ नूडल्स कैसे खा सकती है? उन्होंने चावल के नूडल रोल्स का कटोरा दिया। क्या तुम दादाजी के चावल के नूडल रोल्स खाना चाहोगी? वे नरम हैं और आसानी से खाए जा सकते हैं। सू वियटफाई ने कहा, शायद तुम्हें पहले थोड़ा दलिया खाना चाहिए। तूबाओ ने इधर उधर देखा और डरते हुए कहा, दादाजी मैं चावल के नूडल रोल्स खाना चाहती हूँ। अब तूबाओ का एक परिवार था। सू परिवार ने उसमें सू जिन्यू के बचपन की छाया देखी। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, यह तो अविश्वसनीय है। इतनी गंभीर चोटें सिर्फ 10 दिनों में ठीक हो गईं। यह लगभग जादू जैसा है। मिस्टर सू, आप ले सकते हैं आज घर में। तूबाओ ने मन ही मन सोचा, क्या गट चिकन में कोई जादू हो सकता है? फिर उसने ऊपर देखा। छोटे चाचा, मेरा खरगोश कहाँ है? सुयिशेन ने सोचा, क्या वो खरगोश लिन परिवार के घर पर गिरा था? उसने हकलाते हुए कहा, तूबाओ, खरगोश चला गया। क्या छोटा चाचा तुम्हारे लिए नया खरगोश ला सकता है? तूबाओ ने होंठ फुलाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरने नहीं दिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वो मम्मी का दिया था। सुयिशेन ने दरवाजा खोला। सुयिशेन ने देखा कि तूबाओ लगभग रोने वाली थी। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है? सुयिशेन ने दुखी होकर कहा, बड़े भाई, वो मैंने नहीं किया। वो छोटा खरगोश वही था जो जिन्यू ने तूबाओ के लिए छोड़ा था और वो लीन परिवार के घर पर गिर गया था। सुयिशेन थोड़ी देर रुके और फिर बोले, बड़ा चाचा तुम्हें छोटा खरगोश ढूंढने ले जाएगा, ठीक है? तूबाओ ने सोचा, छोटे खरगोश के अलावा मैं छोटा 5 भी वापस लाना चाहती हूँ। लिन परिवार के घर पर लिन फेंक और बूढ़े मास्टर लिन लिविंग रूम में बैठे थे। कभी शानदार विला बिखरी हुई थी। कीमती सामान हटा दिए गए थे। श्रीमती लिन दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने पूछा, तुमने इतना कर्ज ब्याजखोरों से क्यों लिया? अब हम क्या करेंगे? उसी दिन लिन फेंक को पीटा गया।
उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लिन परिवार दिवालिया हो गया। उनकी सारी संपत्तियां गिरवी रखी गई थीं। विला भी जब्त होने वाला था। बूढ़े मास्टर लिन बोले, क्या यह सब तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने तू बाओ से पहले अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया? लिन फेंक बोले, बस करो, अब ये सब कहने का क्या फायदा? दोनों दादा दादी चुप हो गए। उनके पछतावे अब बहुत देर से आए थे। उसी समय मुख्ताम ताम सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने कहा, माँ, पिताजी, फेंक, चिंता मत करो। जब तक हमारे पास यह खरगोश है, तू बाओ जरूर वापस आएगी। मुख्ताम ताम के हाथों में एक भरवा खरगोश था। तू बाओ का खरगोश। ये उसकी माँ की दी हुई एकमात्र याद थी। छोटी लड़की के लिए यह बहुत कीमती था। मुख्ताम ताम ने कोमलता का दिखावा किया। मैंने अभी अभी खरगोश को सिलकर साफ किया है। तू बाओ लौटेगी, वो बहुत खुश होगी। लिन फेंक का चेहरा खिल गया। तुमने मेहनत की है। जब हमारी स्थिति सुधरेगी, मैं तुम्हें इसका मुआवजा जरूर दूंगा। मुख्ताम ताम ने विनम्रता का दिखावा किया। फेंक, जब तक मैं तुम्हारे साथ बोझ बांट सकती हूँ, यही काफी है। उसका गर्भपात तू बाओ की वजह से नहीं था। उसने खुद इसे प्रेरित किया था। मुख्तम ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने बच्चे से जल्दी छुटकारा पा लिया। लीम परिवार के साथ डूबते रहने की कोई वजह नहीं। अगर इस बार मैं 8 में से किसी एक बेटे को फंसा सकूं, तो मेरी सारी चालें बेकार नहीं जाएंगी। इस बीच तू बाओ लिन परिवार के पिछवाड़े से लिटिल 5 को लाने जा रहा था। लिन परिवार के विला के मुख्य द्वार पर 8 आदमी उतरे। आखिरी आदमी को सहारा देकर बाहर निकाला गया। वह ओल्ड मास्टर सू थे। लिन परिवार इंतजार में था। जैसे ही सू परिवार पहुंचा, वे आगे बढ़े और तुरंत उनका स्वागत किया। लिन फेंक ने एक पश्चाताप और दुखी चेहरा बनाया। तू बाओ, मैं पहले गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें डांटा था। मेरा धैर्य खत्म हो गया था। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। सुतांगनी को लगा कि वह उस दिन बहुत नरम थे। उन्होंने लिन फेंक को अपंग करने का निर्णय लिया। जानी पहचानी आवाज सुनकर तू बाओ अपने सबसे छोटे चाचा के पीछे छिप गई। सुयिशेन ने ठंडे स्वर में पूछा, ज्यादा बकवास नहीं, तू बाओ का छोटा खरगोश कहाँ है? मिसेस लिन ने कहा, वो ऊपर है। सुतुलाम, जो दूसरे सुभाई थे, ने इशारा किया और काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड तुरंत घर में दाखिल हो गए। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स खिलौना जानवर लेकर वापस लौट आए। तू बाओ के चेहरे पर खुशी थी। उसने खरगोश को कसकर पकड़ा। छोटा खरगोश, उसने धीरे से कहा, तू बाओ तुम्हें लेने आई है। तू बाओ तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगी। फिर उसने अचानक फिर से बोलना शुरू किया, सबसे छोटे चाचा, क्या आप तू बाओ के साथ चल सकते हैं? सुयिशेन ने सिर हिलाया। वे पिछवाड़े की ओर गए। छोटे जंगल की ओर देखते हुए तू बाओ ने पुकारा, लिटिल 5। पेड़ों के बीच से पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। एक तोता ऊपर मंडराता रहा, लेकिन नीचे नहीं आया। इसके बजाय वह मुड़ा और उड़ गया। तू बाओ ने सू यीशु के कान में फुसफुसाया, सबसे छोटे चाचा, मुझे लगता है छोटा 5 आपसे डरता है। सू यीशु ने भी धीरे से कहा, तू बाओ, क्या मुझे उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजना चाहिए? हम छोटा 5 को ला सकते हैं। तू बाओ ने सिर हिलाया, नहीं, छोटा 5 बुरा नहीं है। उसे पकड़ने से वह डर जाएगा। सबसे छोटे चाचा, आप यहीं रहें। तू बाओ अंदर जाएगी और उसे बाहर लाएगी। तू बाओ थोड़ी दूर जंगल में चली गई। छोटा 5 घबराकर चिल्लाया, बेवकूफ, बेवकूफ। तू बाओ ने गंभीरता से कहा, छोटा 5, सबसे छोटे चाचा बेवकूफ नहीं है। अनजाने में तू बाओ और गहरे जंगल में चली गई थी। अचानक उसने एक हल्की सरसराहट सुनी। उसने अनायास देखा और पाया कि एक परिचित जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। तू बाओ, तुम आखिरकार आ गई, मुख्ताम ताम ने कहा। मुझे पता था कि तुम छोटा 5 को लेने आओगी। डर से तू बाओ जकड़ गई और भागने लगी, लेकिन मुख्ताम ताम ने उसका हाथ पकड़ दिया। तू बाओ चिल्लाने ही वाली थी कि मुख्ताम ताम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तू बाओ, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मुख्ताम ताम ने धीरे से कहा। सुयिशुन पास थे। तू बाओ का चेहरा दबाते हुए उसने कहा, अब मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है। क्या तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तुमने मुझे बचाया था। लोग पूछें तो कहना कि तुमने मुझे धक्का दिया था। मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोलो, समझी? अचानक तू बाओ ने अपना मुंह खोलकर मुख्ताम ताम के हाथ को जोर से काट दिया। आह! मुख्ताम ताम दर्द से चीख उठी और स्वाभाविक रूप से उसने तू बाओ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। थप्पड़ लगने से पहले तू बाओ की कलाई पर बंधे लाल धागे से एक चमक निकली। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और फिर मुख्ताम ताम पर प्रहार किया। अगले ही क्षण मुख्ताम ताम इतनी जोर से उड़ी कि वह झाड़ियों में जाकर गिरी। उसी समय सुयिशु ने तू बाओ को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके मन में संदेह हुआ और उसने सोचा, मैंने इतनी ताकत नहीं लगाई थी कि वह उड़ जाए। उसने छोटी लड़की की ओर देखा। तू बाओ, तुम ठीक हो? सुयिशु की आंखों में ठंडापन था जब उसने मुख्ताम ताम को घूरा। तू बाओ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो उसकी ओर बढ़ा, तू बाओ को पास पकड़े हुए। मुख्ताम ताम घबरा गई। चुपचाप बताओ, सुयिशु यहाँ कब आया? उसने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। मिस्टर सू, आपने गलत समझा। मैं तो तू बाओ की माँ जैसी हूँ। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ?
सु यीशु ने तुबाओं के कान ढक दिए, उसकी छोटी सी सिर को अपने सीने से दबा लिया, उसे आने वाले दृश्य से बचाने के लिए। उसने मुख ताम ताम के चेहरे पर जोर से पैर मारा। तुबाओं की माँ, तुम इस उपाधि के लायक हो। आह, मुख ताम ताम चिल्लाई। मिस्टर सु, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। सु यीशु ने उसके चेहरे पर एक और तेज लात मारी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बाहर निकलो। तोता पेड़ से उड़कर नीचे आया, चीखते हुए, मारो उसे, मारो उसे। मुख ताम ताम कुछ और कहने की हिम्मत न करते हुए अपना चेहरा पकड़कर भाग गई। मुख ताम ताम से निपटने के बाद सु यीशु को अब परेशान तोते को शांत करना पड़ा। कई कोशिशों के बाद भी पक्षी को शांत नहीं कर सका। सु यीशु, सुलेइके और सुविएट फाई तुबाओ की लंबे समय तक अनुपस्थिति को देखकर उसे खोजने निकले। अंततः उसे पिछवाड़े के बगीचे में पाया। उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी और एक छोटा बच्चा तोते को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी को जोड़ने के बाद वे अंततः समझ गए, तुबाओ का लिनविला लौटने का कारण तोता ही था। सुतांगनी ने मजाक करते हुए कहा, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, 8वें भाई। तुम तो एक तोते को भी नहीं संभाल पा रहे, असफल हो, है ना? पेड़ की शाखा पर बैठे तोते ने चहकते हुए गाना शुरू किया। 8वें भाई, 8वें भाई, 1000 साल बाद भी डरपोक। 8वें भाई को खाना बहुत पसंद है। सु यीशु ने उस पक्षी की तरफ इशारा किया। अगर तुम काबिल हो तो कोशिश करो। सुतांगनी ने आस्तीनें चढ़ा ली। ठीक है, अब मेरी बारी। उसने ताली बजाई और तोते को बुलाने की कोशिश की। तुबाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। 5वें चाचा गोरिल्ला जैसे दिखते हैं। सुविएट फाई के होंठ फड़क गए। सुलाइक ने हाथ बांध लिए। ये सिर्फ एक तोता है, क्या हमें सच में प्राचीन काल में लौटना पड़ेगा? तुबाओ ने अपने हाथ से हंसते हुए पूछा। वह अपने चाचाओं को देख रही थी। 5वें चाचा एक उग्र आग के ड्रैगन जैसे थे, पर वे उतने भयंकर नहीं थे। उसने उनकी चुप्पी की सराहना की। 8वें चाचा और तीसरे चाचा सुविएट फाई अधिक सौम्य लगते थे, एक सुरुचिपूर्ण, दूसरा धूप की तरह गर्म। चौथे चाचा सुलैक परिष्कृत दिखते थे, लेकिन उनमें एक खलनायक की हवा थी। ये उसकी माँ के भाई थे। तुबाओ ने महसूस किया कि उसे ये चाचा पसंद आने लगे हैं। अचानक उसकी नज़र सुलैक से मिली। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। सुलैक के होंठों पर एक मुस्कान उभरी। ये छोटी काफी साहसी है, उसने आह भरी। 5वें भाई, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुबाओ ही इस तोते को मना सकती है। उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे पक्षी से बोल रही थी, यहां तक कि लिटिल फाइव भी उसकी मिठास से प्रभावित था। जैसे ही तोता तुबाओ के कंधे पर बैठने वाला था, अचानक बूढ़ी श्रीमती लिन की आवाज सुनाई दी, अरे तुम सब यहाँ हो। चौंक कर तोता दूसरी ओर मुड़ गया। स्वाभाविक रूप से तुबाओ ने सु यीशु के बाहों में शरण ली। लिन फेंक हंस पड़ा। इस पक्षी के साथ इतना शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, इसे शांत करके नीचे लाओ। सु यीशु की आवाज ठंडी थी। हमें तुम्हारी दखल की जरूरत नहीं है, चले जाओ। सु यीशु ने हाथ उठाया। गार्ड आगे बढ़े। उन्होंने लिन परिवार को बाहर खींचा। श्री और श्रीमती लिन ने विरोध किया। उन्हें खींचकर ले जाया गया। ये हमारी विला है। लिन परिवार के जाने के बाद तुबाओ ने फिर तोते को बुलाना शुरू किया। लिटिल फाइव, 8वें चाचा अच्छे हैं, यहाँ आओ, हमें अब जाना है। अगर तुम नीचे नहीं आए तो फिर कभी तुबाओ को नहीं देख पाओगे। अंततः तोता मान गया और उसने अपना पंजा बढ़ाया। धीरे धीरे सु यीशु के सिर पर कदम रखा। सु यीशु के होंठ फड़फड़ाए और मौका पाते ही उसने तेजी से पक्षी का पैर पकड़ लिया। विला के बाहर लिन फेंक ने उन्हें बाहर आते देखा और तुरंत आगे बढ़ा। तुबाओ को मनाना था, उसने नरम तरीका चुना। तुबाओ, उसने कुछ कहा, पापा को नहीं पता था कि तुम्हें तोते पसंद है। मैं तुम्हारे लिए कई तोते लाऊंगा, ठीक है? तुबाओ ने सोचा, कई तोते, लेकिन पहले मुझे पापा की गोद चाहिए थी। तुमने मुझे सिर्फ मारा, मुझे तुम्हारे तोते नहीं चाहिए, मुझे तुम भी नहीं चाहिए। उस दिन पापा ने सच में चोट पहुंचाई थी। लिन फेंक का चेहरा गुस्से से भर गया। तुबाओ, तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं कभी कभी सख्त हो सकता हूँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। सु शुंगनी अचानक आगे बढ़े। उन्होंने लिन फेंक का कॉलर पकड़ा, उसे विला के दरवाजे से धक्का दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। सु शुंगनी गरजे, तुम्हें धिक्कार है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उपदेश देने का हक किसने दिया? तुम तुबाओ के पिता कहलाने के लायक नहीं हो। उन्होंने अपने शब्दों को एक क्रूर लात से लीन फेंक की कमर पर मारा। लीन फेंक की चीख विला के मैदान में गूंज उठी। सु शुंगनी ने उसे दूर धकेल दिया और जाने लगे। बूढ़ी श्रीमती लिन दौड़ कर आईं और चिंतित स्वर में बोली, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। बूढ़े मास्टर लिन ने घबराकर उसे रोक दिया। किसे बुलाओगी? अस्पताल के पैसे कहाँ से आएंगे? बूढ़ी श्रीमती लिन दुख से बेहाल हो गई। बेटा, बस सहन करो, दर्द थोड़ी देर में जाएगा। तभी कुछ आदमी आए। मिस्टर लिन, व्यापार तो खूब चल रहा है ना? आप हमें 8 मिलियन कब देंगे? वे कर्जदार थे। उन्होंने लिन परिवार को घेर लिया। बूढ़े मास्टर लिन बोले, तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम झिंगदो के सू परिवार से संबंधित हैं। जवाब में सू परिवार की कार का इंजन गरजा और तेजी से चला गया। कर्ज वसूलने वाले हंस पड़े। ओह, सच में? देखते हैं कि सू परिवार तुम्हारी कितनी परवाह करता है। अगर पैसा नहीं है तो घर दे दो, यहां से चले जाओ। सुनहरे बालों वाले आदमी ने इशारा किया। उसके गुंडे आगे बढ़े। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सब कुछ जुए में मत खोते। लिन परिवार के साथ यही होना चाहिए। कार के अंदर सुई शिन ने ठंडे मन से फोन देखा। फिर उन्होंने एक संदेश भेजा। उन्हें एक पल की भी शांति मत दो। तुबाओ चुपचाप बैठी थी। उसकी एक हाथ में भरवा खरगोश था, दूसरे हाथ में एक गुड़िया थी। ओल्ड मास्टर सू ने आवाज धीमी की। उन्होंने दया दिखाने की कोशिश की। तुबाओ, चलो घर चलते हैं। हमारा घर चेंदू में है। हम जल्द ही हवाई जहाज से जाएंगे। तुबाओ ने पूछा, दादा, क्या हम माँ की अस्थियां भी घर ले जा सकते हैं? बूढ़े मास्टर सू ने सिर हिलाया। उनका दिल दुखी था। हाँ, हम उसे घर ले जाएंगे। तुबाओ ने चैन की सांस ली। अब वह अपनी माँ को घर ला सकेगी। सुपरिवार ने एक निजी जेट बुक किया था। तुबाओ आसमान की ओर देख रही थी। बादल उनके साथ साथ बहते हुए लग रहे थे। उसने खिड़की से चेहरा सटा लिया। नीचे की दुनिया देख रही थी। सुवियट फाई मुस्कुराई। तुबाओ, तुम क्या देख रही हो? तुबाओ ने मुड़कर देखा। तीसरे चाचा, क्या हम आसमान में हैं? सुईशेन ने सिर हिलाया। हम हवाई जहाज में हैं। तुबाओ ने पूछा, क्या माँ यहाँ है? क्या वह हमारे पास है? सुयुनत्रु और सुयशेन दोनों चुप हो गए। तुबाओ नीचे देख रही थी। वह चुपचाप आसमान को निहार रही थी। जब लोग मरते हैं तो क्या वे स्वर्ग नहीं जाते? मुझे उनकी बहुत याद आती है। केबिन में भारी खामोशी छा गई। सबने खिड़की की तरफ देखा और आंसू चुपचाप उनके गालों पर बहने लगे। सुयशेन ने तुबाओ को अपनी बाहों में कसकर ले लिया। सो जाओ तुबाओ, और तुम अपने सपनों में मां को देखोगी। ठीक है। तुबाओ धीरे धीरे सुयशेन की गोद में सिमट गई। उसके आंसू चुपचाप गिरते रहे। चौथे चाचा भी झूठ बोलने लगे। तुबाओ ने कई बार सोने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा। तुबाओ धीरे धीरे सो गई। उसकी कलाई पर बंधी लाल डोरी से एक हल्की, लगभग अदृश्य चमक निकल रही थी। अपने सपने में तुबाओ ने खुद को हवा में तैरता हुआ महसूस किया, जहां चारों तरफ रुई जैसे सफेद बादल थे जो उसे घेर रहे थे। तुबाओ ने हाथ बढ़ाकर कुछ बादल तोड़े और उन्हें चखा। बहुत मीठा। तभी उसके पीछे से एक कोमल और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुबाओ। तुबाओ की आंखें खुल गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां थोड़ी दूरी पर उसकी मां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उसे देख रही थी। मां। तुबाओ आगे बढ़ी और एक गर्म आलिंगन में लिपट गई। सुजिन्यू ने धीरे से अपनी बेटी के बालों को सहलाया। मेरी प्यारी तुबाओ, उसने धीरे से कहा, अब से दादा और तुम्हारे चाचा तुम्हारा परिवार हैं। तुम्हें खुश रहना होगा, ठीक है? और हाँ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे लिए उनकी सेवा करोगी? तुबाओ। तुबाओ के चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं करूंगी माँ, मैं दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुजिन्यू मुस्कुराई, कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसका रूप चमकने लगा और पारदर्शी हो गया। केवल उसकी कोमल आवाज गूंजती रही। तुबाओ, माँ हमेशा तुमसे प्यार करती है, हमेशा और सदा। हवाई जहाज में सोई हुई तुबाओ ने बुदबुदाया। माँ। आंसू उसके गानों पर बह रहे थे। उसके पास किसी को न दिखते हुए मास्टर ली फुआंग अपने आप में मुस्कुराए। इस बार उसने सोचा, अब मैं उसकी माँ का कोई आड़ नहीं चुकाता। लीन परिवार के मामलों के बाद सुपरिवार तुबाओ को चेंदू ले आया। हवाई जहाज चेंदू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। देखकर कि तुबाओ अभी भी सो रही थी, बूढ़े मास्टर सू ने चुप रहने का इशारा किया। सुयीशेन ने सावधानी से तुबाओ को उठाया और धीरे से उसे बाहर ले गए। उसे जगाने की चिंता में वह थोड़ा झुके हुए रहे। अचानक तोते ने चिल्लाया, अगवा कर लिया, अगवा कर लिया। तुबाओ चौंक कर जाग गई। वे सब मिश्रित भावनाओं के साथ चमकते हरे तोते को देखने लगे। मादा तोता मुसीबत से गुजरी हुई लग रही थी। छोटी लड़की ने अपनी बड़ी मासूम आंखों को झपकाया और प्यारी सी उलझन में दिखी। सुयीशेन ने उसे अपने पास खींचा। प्यारी, उन्होंने धीरे से कहा, हम चेंदू में हैं, हम लगभग घर पर हैं। तुबाओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सुपरिवार की गाड़ियां हवाई अड्डे के बाहर खड़ी थीं। 4 लंबी रोल्स रॉयस सड़क के किनारे खड़ी थीं। राहगीरों ने फुसफुसाना और इशारा करना शुरू कर दिया। वाह, जल्दी से एक तस्वीर लो। वो किसकी छोटी राजकुमारी है? बहुत जलन हो रही है। हम सब इंसान हैं, लेकिन उसकी पुनर्जन्म इतनी अच्छी क्यों है? ऐसी प्रभावशाली आभा। जब भीड़ बातें कर रही थी, 8 लंबे प्रतिष्ठित दिखने वाले पुरुष बाहर आए। सबसे आगे एक बुजुर्ग सज्जन थे। एक पुरुष ने एक छोटी लड़की को पकड़ा हुआ था। एक हरा तोता उसके कंधे पर बैठा था। उस क्षण तोता सुयीशेन पर बैठा। उसके कंधे पर बैठा पक्षी एक जोशीला और थोड़ा विसंगत गीत गाने लगा। गरीब हाँ हाँ, राक्षस राक्षस। हैरी पॉटर अपनी झाड़ू पर सवार था। फर्जी फर्जी। पक्षी की यह अनादरपूर्ण प्रस्तुति सुपरिवार के वातावरण की शिष्टता से बिल्कुल विपरीत थी। 8 आदमी, उनके चेहरे गंभीर,
जल्दी से तू बाओ को प्रतीक्षारत कारों में से एक में ले गए। लग्जरी गाड़ियों का भव्य काफिला धीरे धीरे हवाई अड्डे से निकल पड़ा। एक रिपोर्टर जो इस तमाशे के बीच फंसा था जोर से चिल्लाया, दोस्तों, आज हमने कुछ खास देखा। देखिए, 4 लंबी व्हील बेस रोल्स रॉयस गाड़ियां। ये परिवार आखिर कौन है? तू बाओ की नई नवेली भव्यता के सामने लिन परिवार की स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक और चिंताजनक लग रही थी। उनका दिवालियापन पूरी तरह से विनाशकारी था। जहां अन्य दिवालिया सीईओ एक छोटा अपार्टमेंट खरीद सकते थे, लिन का सब कुछ जब्त हो गया था। उनके खाते फ्रीज हो गए थे। उन्हें सख्त हकीकत का सामना करना पड़ा। उन्हें पुल के नीचे रहना होगा। लिन हाफते हुए बोली, उनके स्वर में कड़वाहट थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वह अब ऐशो आराम में है। उसने अपने दादा दादी को भुला दिया है। यह कितनी कृतज्ञ बच्ची है और कितनी कृतज्ञ पोती भी। मुंह ताम ताम का दिल जलन और नाराजगी से पूरी तरह भर गया था। 2 साल की साजिश और चालबाजी के बाद उसने मिसेस लिन के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपनी जिंदगी का अंत ऐसे नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में जहरीली चमक थी। मैं हार नहीं मानूंगी। उसने फोन उठाया और जल्दी से कुछ टैप किया। फिर एक सनसनीखेज कहानी एक लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। आश्चर्यजनक रूप से सुपरिवार की छोटी बेटी ने ईर्ष्या में अपनी सौतेली मां को धक्का दे दिया, जिससे गर्भपात हो गया। सौतेली मां अत्यधिक रक्तस्राव से 2 बार मरते मरते बची। इस बीच असली अपराधी आराम से एक लग्जरी कार में बैठकर चेंदू वापस जा रहा था। सुपरिवार की गाड़ियां तेजी से उनके शानदार विला पर पहुंची। तू बाओ अपनी असाधारण परिपक्वता के बावजूद केवल 3 साल और 6 महीने की थी। घर की भव्यता ने उसे स्तब्ध कर दिया। क्या यह मां बड़ी हुई थी? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें चौड़ी थीं। चाचा, क्या यह मां का राजकुमारी का महल है? सुवाई शून्य ने मन में एक हल्की उदासी के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब यह तुम्हारा महल भी है। तू बाओ, बूढ़े मास्टर सुंग ने कर्मचारियों को संबोधित किया। आज से तू बाओ सुपरिवार की नन्ही मालकिन और हमारी छोटी राजकुमारी है। सेवक जो 2 पंक्तियों में खड़े थे भव्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर मुस्कुराते हुए खड़े थे। स्वागत है, छोटी मालकिन, उन्होंने एक सुर में कहा। बूढ़े मास्टर सु ने एक पल के लिए रुककर सोचा और फिर बोले, सु क्या, हमें जल्द ही उसका नाम तय करना होगा। उन्होंने खुशी से तू बाओ का हाथ पकड़ा। तू बाओ, दादा तुम्हें कमरा दिखाएंगे। तू बाओ ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है। ऊपर जाकर उसने हैरानी से सांस ली। उसने कभी इतनी शानदार सजावट वाला राजकुमारी का कमरा नहीं देखा था। दादा, उसने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच में मेरा कमरा है? यह बहुत बड़ा है। सुआई शून जो उसके पास खड़े थे ने धीरे से पूछा। तो तू बाओ, क्या तुम्हें यह पसंद आया? तू बाओ ने उत्साह से सिर हिलाया। मुझे यह बहुत पसंद आया। धन्यवाद दादा। धन्यवाद चाचा। सुआई शिन ने उसकी बालों को स्नेहपूर्वक सहलाया। तू बाओ, इतना औपचारिक मत बनो। तुम्हारे बड़े भाई बहन जल्द ही आएंगे। वे तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। ठीक है? तू बाओ ने थोड़ा उलझन में देखा। सुआई शून ने कहा, तुम्हारे 3 भाई और 1 बहन हैं। वे तुम्हारे सबसे बड़े और दूसरे चाचा के बच्चे हैं। वह जानता था कि तू बाओ अकेली थी। वह चाहता था कि तू बाओ अपने नए भाई बहनों के साथ खेले। तू बाओ ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अचानक उसके चेहरे पर एक विचार आया। चाचा, उसने कहा, क्या मुझे क्रेयॉन और कागज मिल सकते हैं? मैं उनके लिए उपहार बनाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में चमक थी। अब उसके पास भाई बहन थे। सुविना के बाहर एक महिला खड़ी थी जिसने एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। लड़की के हाथ में 2 गुड़ियां थीं और महिला ने कहा, होन होन, जब तुम तू बाओ से मिलो अपनी एक गुड़िया देना याद रखना। ठीक है? होन होन ने विरोध किया। उसने पैर पटके। नहीं, मुझे दोनों चाहिए। मेरे खिलौनों का डिब्बा सिर्फ मेरा है। फिर वह तेजी से विला की ओर दौड़ गई। उसने अपनी मां को वहीं खड़ा छोड़ दिया, जो हताश थी। महिला ने निराशा भरी सांस ली और पीछे चल रहे लड़के की ओर मुड़ी। सुशिशी, अंदर चलो, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुशिशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे एक और छोटी बहन नहीं चाहिए। हन हन हमेशा खिलौने छीनती है। वह रोती भी है। यह बहुत परेशान करने वाला है। मुझे और छोटी बहन नहीं चाहिए। वह मुड़ा, घर के अंदर चला गया। हन हन अपने कमरे में भागी, एक गुड़िया उठाई और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने चिल्लाते हुए अपने पैर जोर जोर से पटके। यहां तक कि अगर मैं इसे इतनी बुरी तरह से तोड़ दूं कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, तब भी मैं इसे अपनी छोटी बहन को देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखती, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजे के बाहर तू बाओ ने हिम्मत जुटाई, धीरे से खटखटाया। बहन, उसने कहा, मैं तू बाओ हूं। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं, जिसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है। सुबूढ़े मास्टर ने अपनी नाराजगी को काबू में रखते हुए कहा। उन्होंने कहा, हन हन, तुम्हारी बहन दोस्ती करने आई है। तुमने उसे क्यों धक्का दिया? हन हन, जो कि बहुत बिगड़ैल बच्ची थी, नाटकीय रूप से रोने लगी और अपनी बात कहने लगी। दादा, वह रोते हुए बोली, मैं उसे अपनी गुड़िया नहीं देना चाहती।
शोर सुनकर सुशीशी की माँ वेई वान दौड़ती हुई आई। पिताजी, उसने विनती की, कृपया शांत हो जाइए। हन हन अभी छोटी है, वह नहीं समझती। बूढ़े मास्टर सू की आवाज गूंजी। छोटी है? उसे बहुत बिगाड़ा जा रहा है। मैंने आपको बार बार बताया, आप ऐसे बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? इतनी कम उम्र में ऐसा व्यवहार, वह सही व्यवहार कैसे सीखेगी? वेई वान ने सिर झुका लिया। मैं समझती हूँ पिताजी। बूढ़े मास्टर सू अभी भी गुस्से में तू बाव का हाथ पकड़कर उसे ले गए। वेई वान को यह डांट अनुचित लगी। ये मेरा बच्चा है, मेरी परवरिश है, उसने सोचा। उसे हस्तक्षेप का क्या हक है? लड़कियों को लाड़ प्यार मिलना चाहिए, थोड़ी सी जिद्दी होना बिल्कुल स्वीकार्य है। उसने हनहन के बालों को सहलाते हुए कहा, वहां वहां मेरे प्यारे, रो मत। माँ तुम्हारे लिए नई गुड़िया खरीदेगी। बूढ़े मास्टर सू तू बाव को कमरे में ले गए। उन्हें लौटते देख तोते ने पंख फड़फड़ाए। वह अपनी डोरी के खिलाफ खिंचाव कर रहा था। तू बाव ने पक्षी को आश्वस्त किया। अच्छे बनो लिटिल फाइव, उसने बुदबुदाया। जब दादा तुम्हारा कमरा तैयार कर लेंगे तो वे तुम्हें बाहर बुला लेंगे। तू बाव को तोते से प्यार से बात करते देख बूढ़े मास्टर सू को उसके लिए दया आई। प्यारी तू बाव, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन अक्सर ऐसी ही होती है, उदास मत हो। तू बाव, जो अब भी बड़ों के विचार से उलझन में थी कि शिष्टाचार के लिए अपनी चीजें दे दी जाएं, मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं दादा, उसने कहा, मैं समझती हूं कि वह कैसा महसूस करती है। मुझे भी अपनी चीजें देना पसंद नहीं। बूढ़े मास्टर सू ने देखा, वह उसकी समझदारी से चकित थे। वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। फिर उन्होंने एक चित्र देखा। उन्होंने पूछा, तू बाव, क्या यह चित्र तुमने बनाया? तू बाव का चेहरा कला की चर्चा पर खिल उठा। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, चित्र बनाना तू बाव को बेहद पसंद था। अपने पिता के घर पर उसने कई पन्नों को चित्रों से भरा था। तुमने क्या चित्र बनाया? बूढ़े मास्टर सू ने पूछा। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? तू बाव ने अपनी कला की व्याख्या शुरू की। ये दो बच्चे हैं जो एक जादुई जंगल में जा रहे हैं। उसने पृष्ठ पर आकृतियों की ओर इशारा किया। देखो दादा, यहाँ एक चढ़ने वाला फूल है। यह मिस स्प्रिंग द्वारा बनाया गया एक हार है। पहाड़ से एक चट्टान गिरी, वह आधी टूट गई। दरार में घास उगाई, इसलिए वह भाग्यशाली बन गया। ये घमंडी मिस फ्लावर है, उसने सिर हिलाया। कहाँ हूं, तुम में से कोई भी मुझसे सुंदर नहीं है। बूढ़े मास्टर सू ने खुद से विचार किया। महान मास्टर तू बाव की कला पहचानते हैं, वह उसे मार्गदर्शन दे सकते थे। तू बाव की चित्रकारी में खोए हुए दोनों चौंक गए। गृह प्रबंधक की आवाज आई, बूढ़े मास्टर, छोटी मिस, पुरानी मैडम वापस आ गई हैं। बूढ़े मास्टर सू ने तू बाव के सिर पर हाथ फेरा। चलो तू बाव, चलो दादी से मिलने चलते हैं। सूजी लान ने बूढ़ी श्रीमती सू की व्हील चेयर को आगे बढ़ाया। ऊपर देखती हुई बूढ़ी श्रीमती सू ने देखा, एक गोरी मोटी लड़की को बूढ़े मास्टर सू सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। तू बाव ने बूढ़े मास्टर सू का हाथ छोड़ दिया और रेलिंग पकड़कर नीचे देखने लगी। उसने कहा, दादी, तू बाव घर आ गई है। बूढ़ी श्रीमती सू के गले में एक गांठ सी बन गई, जिससे वह बोल नहीं पाई। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर बहने लगे। यह यूनी की बच्ची थी, जो बचपन में यूनी जैसी ही दिखती थी। बूढ़ी श्रीमती सू ने सिसकियों को रोकते हुए कहा, तू बाव। छोटी बच्ची उनके पास दौड़ गई। दादी, जैसे कि बूढ़ी श्रीमती सू का नाम पुकारा गया, तू बाव की आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। बूढ़ी श्रीमती सू ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी तू बाव, वह भावुक होकर रोने लगी। तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत तकलीफ झेली है। तू बाव ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह दादी का ख्याल रखेगी। उसे अपना वादा पूरा करना था। तू बाव ने अपनी दादी को इतना रोते हुए देखा, उसने धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। बस बस दादी, मत रोइए, बस मत रोइए। ऊपर हान हान ने अभी अभी अपने कमरे से बाहर कदम रखा था। उसने अपनी दादी और तू बाव को नीचे गले मिलते देखा। वह नफरत करने वाली छोटी लड़की, उसने गुस्से में सोचा। वह मेरी दादी दादा को भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। नाराज होकर हान हान मुड़ी और ऊपर भाग गई। जब वह तू बाव के कमरे के पास से गुजरी, उसने छोटे पांच तोते को चीखते सुना। बेचारी चीज, रात का भूत, हैरी पॉटर अपनी झाड़ू पर उड़ान भर रहा है। कांव कांव कांव। आवाज सुनते ही हान हान ने दरवाजा खोला। उसने देखा, एक जेड हरे रंग का पक्षी स्टैंड पर बैठा था। उसकी आंखें चमक उठी। क्या सुंदर तोता है। छोटे पांच ने हान हान को देखकर चीखा, मदद करो, मदद करो, भालू यहाँ है, मुझे बचाओ। बेईवान ने माथे पर बल दिया। इस तोते को कितनी अजीब बातें सिखाई गई हैं, उसने सोचा। बहुत असभ्य। हान हान, उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? चलो नीचे चलते हैं, दादी इंतजार कर रही हैं। लेकिन हान हान ने मना कर दिया। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बेईवान अपनी बेटी की जिद से परेशान होकर उसे समझाने लगी। ये तुम्हारी छोटी बहन का तोता है, मैं तुम्हें बाद में तोता खरीद दूंगी, ठीक है? हान हान चिल्लाई, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। वह कुर्सी पर चढ़ गई और छोटे फाइव को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तोता डर कर उड़ने की कोशिश कर रहा था। हान हान ने उसकी गर्दन पकड़ ली।
छोटे फाइम अजनबियों से डरता था। वह चिल्लाया, मदद, तोता चोरी हो गया। हान हान ने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। उसके पंजे उसकी बाह को खरोंच रहे थे। आह, उसने दर्द में चिल्लाया। शोर सुनते ही नीचे मौजूद सभी लोग ऊपर की ओर दौड़ पड़े। बिना कुछ कहे तू बाओ सबसे आगे निकल गया। पुराने मास्टर सू ने धैर्य से कहा, फिर से हान हान। उन्होंने सूजी लान को डांटा। उसे अनुशासित करने में अधिक समय बिताओ, वह हमेशा परेशानी करती है। सूजी लान फूल देख रहे थे। वह शर्म से लाल हो गए। उन्होंने कुछ अस्पष्ट कहा। सब ऊपर दौड़े। हान हान ने तोते को पकड़ा। वह उसे मार रही थी। यह तुम्हें मेरी बात न मानने का नतीजा है, उसने चिल्लाया। तू बाओ कमरे में धड़धड़ाते हुए आई और यह देखकर उसका छोटा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ी। रुको, उसने चिल्लाया, छोटे पांच को मत मारो। तू बाओ ने तोता छीनने की कोशिश की। हान हान को लगा जैसे उसकी चीज छीन ली जा रही हो। उसने तू बाओ को जोर से धक्का दिया। वह मेरा है, उसने चीखते हुए कहा। छोटे पांच मेरा है। परेशान होकर तू बाओ ने हान हान को पीछे धकेला। छोटे पांच तू बाओ का दोस्त है, वह तुम्हारा नहीं है। सभी लोग तू बाओ को देखकर हैरान थे, जो आमतौर पर इतनी आज्ञाकारी थी, अचानक इतनी गुस्से में। आमतौर पर शांत रहने वाला बच्चा अब गुस्से से भरा हुआ था। वेईवान गुस्से में चिल्लाई, अगर तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन को तोता मिले तो पहले क्यों नहीं बताया? तू बाओ के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे। उसने मुझे पहले मारा, वेईवान ने पूछा। क्या इसलिए तुम्हें उसे मारने का हक है? क्या तुम्हें पता नहीं, बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए? गुस्से में आवाज गूंज उठी। बस, बूढ़े मास्टर सू ने कहा। वेईवान को बीच में ही रोक दिया। क्या हनहान दूसरों का ख्याल रखना जानती है? तोता छीन लिया गया था, किसी को मारा भी गया, फिर भी तू बाओ को डांट रही हो। वेईवान ने बूढ़ी मैडम सू को देखा, जो व्हील चेयर धकेलते हुए तू बाओ की ओर जा रही थी और हनहान को नजरअंदाज कर रही थी। वेईवान की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसे लगा हनहान को चोट पहुंची है और किसी ने परवाह नहीं की। आज वे अनुचित थे। दिल टूटते हुए वेईवान ने हनहान को खींच लिया और कहा, चलो हनहान, चलें। उसने हनहान को चुपचाप ले जाया। बूढ़े मास्टर सू बहुत गुस्से में थे। वे लगभग बेहोश हो गए। क्या मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा? तुम समस्या नहीं देख सकते? सूजी लाम ने काफी देर तक हकलाने के बाद आखिरकार कहा, पिताजी कृपया शांत हो जाइए, मैं देख लूंगा। सूजी लाम की बातों से बूढ़े मास्टर सू और नाराज हो गए, लेकिन यह गुस्सा दिखाने का समय नहीं था। वह तुरंत तू बाओ के पास गए। तू बाओ ने छोटे पांच को पकड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हनहन ने पहले छोटे फाइव को मारा। बूढ़ी दादी सू का दिल दुखा। अरे अरे तू बाओ, रो मत, तुम दादी की अच्छी लड़की हो। हनहन के कमरे में वेईवान ने अपनी बेटी के हाथ पर खरोंचें देखी और गुस्से से कांपने लगी। सूजी लाम, तुम किस तरह के पिता हो? हनहन के साथ अन्याय हो रहा है और तुम भी वही कर रहे हो। देखो, उसके हाथ पर खरोंचें हैं। सूजी लाम ने कहा, अगर उसने तोते को लेने की कोशिश नहीं की होती तो उसे खरोंचें नहीं आती। तुम किस तरह की मां हो? मैंने तुम्हारी कामों को नजरअंदाज किया है। मेरी सहनशीलता की सीमा है। वेईवान को चोट पहुंची। मैंने क्या गलत किया? क्या अपनी बेटी से प्यार करना गलत है? सब लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं? सूजी लाम ने कोई जवाब नहीं दिया, मुड़कर चले गए। सूई चेन दीवार के पास खड़े थे। उन्होंने सूजी लाम को बाहर आते देखा। उन्होंने कहा, दूसरे भाई, समस्याएं जल्दी सुलझाओ। सूजी लाम ने आह भरी और कहा, मुझे पता है, मुझे चिंता है बच्चों पर तलाक का असर होगा। सूई चेन ने समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा, सोच लो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। इसके बाद सूई चेन चले गए। डिनर टेबल पर बूढ़े मास्टर सू ने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि तू बाओ को सही नाम देना है। हर कोई अच्छा नाम सोचने लगा। तू बाओ ने कुछ कहा। मां ने कहा कि सू एक बीज है, उसका छिलका उतारने पर उसे चावल कहते हैं। इसमें बहुत शक्ति होती है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम तू बाओ रखा। उसकी मासूम आवाज भोली थी, लेकिन उसका छोटा चेहरा गंभीर था, जैसे वह अपनी मां के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहरा रही हो। बूढ़ी दादी सू की आंखों में आंसू आ गए। तू बाओ का नाम बहुत प्यारा है। अगर आपकी मां का नाम सू जीन यू होता तो क्या आप सू को पसंद करते? तू बाओ ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, मम्मी की तरह सू। बूढ़े मास्टर सू हंस पड़े। सू, तो उसका पूरा नाम क्या रखा जाए? तू बाओ ने हाथ उठाया और कहा, सू तू बाओ। हर कोई हंसी नहीं रोक सका। सूई चेन ने कहा, सू तू कैसा रहेगा? तू बाओ ने सिर हिलाकर मना किया। नहीं, मुझे यह नाम पसंद नहीं है। ये सुनकर सभी फिर से हंस पड़े, जैसे वह कह रही हो, अंकल नहीं। फिर सब सोच में पड़ गए। बूढ़े मास्टर सू बोले, कोई जल्दी नहीं है, आइए इस पर और विचार करते हैं। उन्होंने पूछा, तू बाओ, तुम 3 साल 6 महीने की हो, है ना? तू बाओ ने सोचा। हाँ, मम्मी ने कहा था कि मैं 15 मार्च को पैदा हुई थी, एंटी काउंटरफिटिंग डे पर। बूढ़ी माँ सू ने रुककर सोचा, 15 मार्च? वो अगले हफ्ते है। फिर उन्होंने प्यार से कहा, तू बाओ, अगले हफ्ते 4 साल की हो जाएगी। तू बाओ के लिए एक बड़ा केक लाते हैं, जन्मदिन की पार्टी करते हैं, ठीक है?
तुबाओ की आंखें चमक उठी। सच में? तुबाओ पर सभी का ध्यान देखकर हान हान को जलन महसूस हुई। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। वह रोने लगी। मैं तुबाओ के साथ नहीं खाना चाहती। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। तुबाओ के तीनों चचेरे भाई सूजिशी, सूहीवान और सूहीयिन ने एक साथ अपनी आंखें घुमा ली। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। तुबाओ के तीनों चचेरे भाई सूजिशी, सूहुविन और सूह्यून सभी ने एक साथ अपनी आंखें घुमा ली। वेईवान ने सोचा, फिर वही कहानी। वह देख रही थी कि कैसे सब हन हन को नजरअंदाज कर रहे थे। संवेदनशील होते हैं। इस तरह की उपेक्षा भावनात्मक शोषण का एक रूप है। वेईवान के सीने में कड़वाहट का एक दर्द उठा। वहां वहां हान हान, उसने सांत्वना दी। माँ यहाँ है। माँ तुम्हारी परवाह करती है। लेकिन हान हान ने गुस्से में आकर अपना चावल का कटोरा मेज के पार फेंक दिया और उसकी चीखें और तेज हो गईं। मुझे उसके साथ नहीं खाना है। मुझे छोटी बहन नहीं चाहिए। तुबाओ को एक स्मृति आई। उसे अपने पिता का गुस्सैल चेहरा याद आया। वे उसे खाने से मना कर रहे थे। डरते हुए उसने होंठ दबा लिए। पुराने मास्टर सू ने नाराज होकर कहा, तुम्हें कटोरा फेंकने की शिक्षा किसने दी? सुसीलाम, तुम किस तरह के पिता हो? अगर वह नहीं खाना चाहती तो उसे नीचे ले जाओ। अपने दादा का गुस्सा देखकर हान हान ने अपनी मां की ओर देखा। सुसीलाम ने चुपचाप हान हान को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन हान हान ने संघर्ष किया और गुस्से में उसने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे सीढ़ियों की ओर खींचा। हान हान चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। वेईवान ने रोक दिया। सुसीलाम, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ऐसा करना जरूरी था? उसने रोती हान हान को उठाया, फिर उसे कमरे में ले गई। उसी समय हान हान की नानी ने वीडियो कॉल शुरू की। वेईवान ने पूरी घटना का विवरण दिया। हान हान की नानी ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा, देखा, मैंने पहले ही चेताया था। पहले हान हान अकेली लड़की थी। उसे सुपरिवार में राजकुमारी की तरह पाला गया। अब वह लड़की यहाँ आ गई है। वे हान हान पर ध्यान नहीं देंगे। वेईवान की निराशा बढ़ी। उसने विनती की, माँ, ऐसा मत करो। लेकिन उसकी माँ ने जोर दिया, मुझे करना होगा। जब वह नानशेंग में थी, उसने अपनी सौतेली माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया। इससे गर्भपात हो गया। सुपरिवार शक्तिशाली है और वे कुछ भी छुपा सकते हैं। वह लड़की दोषी थी। फिर भी उन्होंने लिन परिवार को दिवालिया कर दिया। हान हान की दादी ने बात जारी रखी। वेईवान ने अपनी भौहें चढ़ा ली। माँ, तुम क्या कह रही हो? उसकी माँ बोली, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें वीडियो भेजती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद वेईवान को वीडियो मिला। वीडियो देखने के बाद वेईवान के मन में घृणा की लहर दौड़ गई। सुपरिवार ऐसे बच्चे को कैसे अपना सकता है? दोनों महिलाएं खुलकर बात कर रही थीं। उनकी बातचीत हान हान ने सुन ली। तुबाओ का जन्मदिन जल्दी ही आ गया। सु एचुन ने उसे एक खूबसूरत पोशाक पहनाई और थोड़ा पुराना स्टफ्ड खरगोश पकड़ाया और उसे नीचे ले गई। उनके पीछे पीछे उनके चचेरे भाई सु भाई आ रहे थे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक लंबा व्यक्तित्व रेलिंग के सहारे खड़ा था। वह तुबाओ को देख रहा था। उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। बस समय पर पहुंचा, उसने बड़बड़ाया। सभी ने प्रशंसा में आवाज उठाई। तो ये सु परिवार की छोटी राजकुमारी है। कितनी सुंदर पोशाक है। कितना प्यारा बच्चा है। आमतौर पर दूर रहने वाले सीईओ सु एचुन वास्तव में उसे खुद हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। वह बहुत प्यारी होनी चाहिए। ऊपर हान हान की नानी ने माहौल को और भड़काते हुए कहा, क्या वह सीमित संस्करण GYFY पोशाक नहीं है? मैंने सुना है कि यह पूरे देश में केवल एक ही है। अगर तुबाओ नहीं होती तो यह पोशाक हान हान की होती। दूसरी मंजिल पर खड़ी हान हान ने देखा कि तुबाओ प्रशंसकों से घिरी हुई है। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे वह पोशाक चाहिए। वेईवान ने सहानुभूति जताई। अच्छी बच्ची बनो हान हान, मम्मी बाद में तुम्हारे लिए दूसरी खरीदेंगी। लेकिन हान हान अड़ी रही, नहीं, मुझे वही चाहिए। दादी ने कहा था वह पोशाक मेरी होनी चाहिए। वेईवान अपनी बेटी को कमरे में ले जाने वाली थी, तभी हान हान बाहर भाग गई। हान हान, रुको, वेईवान ने पुकारा। बगीचे में तुबाओ खुशी खुशी सुहीवोन को केक का एक टुकड़ा दे रही थी। लो, इसे खाओ, उसने चहकते हुए कहा। सुहीवोन अपने पिता की हिदायतों का पालन करते हुए अपनी छोटी बहन पर ध्यान दे रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, लगभग ठंडा। उनके पिता किताब में डूबे थे। उन्होंने ऊपर नहीं देखा। मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। तुबाओ ने बिना रुके कहा, ठीक है, फिर मैं ही से खा लूंगी। तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे छोटे, इधर आओ। छोटे बैग, उसकी परवाह मत करो और इधर आओ। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मास्टर तुम्हें एक खास कला सिखाएंगे। तभी एक छोटी आकृति दौड़ी फूलों के बगीचे की ओर। एक गुस्से भरी आवाज चिल्लाई, तुम तुष्ट। बिना कुछ कहे हान हान ने तुबाओ की ड्रेस पकड़ ली। मेरी ड्रेस वापस करो, उसने मांग की। तुबाओ लड़खड़ा गई। उसके हाथ का केक उसकी ड्रेस पर गिर गया। हैरान होकर उसने बड़बड़ाया, लेकिन अंकल, ये चांद ने मुझे दिया था। हान हान ने अपना हाथ उठाया और तुबाओ के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये मेरा है, उसने चिल्लाया। मेरा? तुबाओ गुस्से में उसने पलट कर मारा। उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा।
वह तुबाओ को फिर मारने बढ़ी। सुहेवोन ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने तुबाओ को देखा, चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुबाओ ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। हान हान की चीखें बागीचे में गूंज उठी, जिससे हर किसी का ध्यान उसकी ओर खींच गया। किसी ने कहा, सू परिवार की 2 छोटी राजकुमारियां लड़ रही हैं। तुबाओ ने होंठ काटे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने मुझे पहले मारा, उसने धीरे से कहा। वेवोन दौड़ती हुई आई। बकवास, तुम्हारी बहन क्यों मारेगी? सुहेवोन ने पूछा। उसने छोटी बहन की परेशानी देखी। आंटी वेवोन, हान हान ने पहले मारा। आप सबसे पूछ सकते हैं। हान हान की चीखें बढ़ गईं। उसने मुझे पहले मारा। तुबाओ ने मेरी ड्रेस पकड़ी और मुझे मारा। तुबाओ बहुत खराब है, ऐसा मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। तो तुबाओ ने हान हान की ड्रेस पहनी है? किसी ने फुसफुसाया। वह बच्ची अभी घर आई और पहले ही कपड़े चुराने लगी। ऑनलाइन कहानियां गलत होनी चाहिए। वेवन ने शुएर की ओर इशारा किया। मुझे बताओ, पहले किसने किसे मारा? तुबाओ ने अपना केक नहीं बांटा था, इसलिए शुएर ने झूठ बोला। तुबाओ ने पहले हान हान को मारा। सुहेवन ने शुएर की ओर देखा। उसकी नजरें ठंडी थीं। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। लेकिन मेहमानों ने शुएर पर विश्वास कर लिया था। युवा मालिक, कृपया शुएर को मत डराओ, वह सिर्फ सच बता रही है। हाँ, छोटी मिस तुबाओ बहुत बिगड़ैल है, ये उसे और बिगाड़ देगा। तुबाओ के होंठ कांप रहे थे, आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन उसने रोने से मना कर दिया। उसने जोर देकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वे झूठ बोल रहे हैं। अंकल, ये चांद ने यह ड्रेस खरीदी थी। हान हान ने मुझे पहले मारा था। बड़े हमेशा उसे ही क्यों दोष देते हैं? उसने कुछ गलत नहीं किया। क्या बड़ों की दुनिया बच्चों की दुनिया से इतनी अलग होती है? वेवोन ने गुस्से में कहा, बस ये स्पष्ट है कि तुमने उसे पहले मारा। अब और क्या कहना है तुम्हें? तभी सू यचुन और बूढ़े मास्टर सू आ गए। सू, यचुन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुबाओ ने उसे पहले मारा? क्या तुमने खुद देखा? बूढ़े मास्टर सू ने वेवोन को सख्ती से देखा। मुझे यकीन है कि तुबाओ ऐसा बच्चा नहीं है। जो कोई भी कहता है कि तुबाओ ने गलती की है, वह सामने आए। बूढ़े मास्टर सू ने मेहमानों के सामने वेवोन को फटकारने से बचते हुए धैर्य बनाए रखा। हालांकि वेवोन को लगा कि उनके ससुर अनुचित रूप से पक्षपाती हो रहे थे। तुबाओ ने हनहन को धक्का दिया, फिर भी उसे बचाया जा रहा था। उत्तेजित होकर वेवोन ने कहा, पिताजी, हमें तर्क संगत होना चाहिए। हान हान थोड़ी शरारती है, लेकिन वह किसी को नहीं मारेगी। बूढ़े मास्टर सू बहुत नाराज थे। वे लगभग बेहोश हो गए। चाहे उसने मारा हो या नहीं, क्या आपको नहीं पता? वेवोन बहुत जिद्दी थे, जोर से बहस कर रहे थे। मुझे क्या पता? मुझे पता है। तुबाओ के आने के बाद सब हनहन को ही दोष देते हैं। हनहन ने क्या गलती की? उसी समय सुयचुन ने बटलर से कहा, अंकल, नए प्रोजेक्टर स्क्रीन लाओ, सभी को बगीचे की सर्विलांस फुटेज दिखाओ। वेवोन को एक बुरा एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि वे हनहन को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए तैयार हो रहे थे। सबने बड़ी स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि हनहन तुबाओ की ओर दौड़ते हुए कह रही थी, मेरा है, ये मेरा है। तुरंत बाद तुबाओ के चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। तो मिस हनहन ने पहले मारा, लेकिन शुएर ने कहा कि मिस तुबाओ ने उसे मारा। अब यह कैसे पलट गया? सभी ने शुएर की तरफ देखा। शुएर का चेहरा लाल पड़ गया। पहली बार उसे लगा जैसे सब उसे देख रहे हों। वह अपनी मां के पीछे छिप गई और रोने लगी। शुएर की मां ने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चे हैं, शायद उन्हें गलतफहमी हुई, लेकिन किसी ने कहा, शुएर इतनी बड़ी है, उसे सही गलत पता होना चाहिए। यह साफ तौर पर झूठ है। वेईवान ने विरोध किया, भाई, सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हान हान इतनी छोटी है, उसका आत्मसम्मान आहत होगा, उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। सू यचुन ने धैर्य खो दिया। हान हान, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया? तुम्हें अपनी बहन से क्या कहना है? हान हान ने तुबाओ की ओर देखा। मुझे क्षमा करें, लेकिन इस स्थिति में मेरे लिए यह कहना अत्यंत कठिन है कि मैं वास्तव में क्या महसूस कर रही हूं। जैसे कि नजर मिली, हान हान रोने लगी, सिर हिलाने लगी। मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये बात नहीं कहना चाहती हूं। ये मुझे बहुत तकलीफ देगा, ये उसे बहुत परेशान कर देगा। सुजिलाम ने तुरंत वेईवान को और कुछ कहने से रोक दिया। तुम्हें चुप रहना चाहिए, या तलाक के कागजों पर साइन कर सकती हो। तुबाओ ने जलन से बहन को देखा। असल में हान हान पूरी तरह बुरी नहीं थी। तुबाओ के विपरीत उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी। जिसे मां का प्यार मिले, उसे खुश रहना चाहिए। वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी? सुयशून ने हान हान के सिर पर हाथ फेरा। हान हान, तुम बता सकती हो कि तुबाओ को क्यों मारा? हान हान ने कहा, मुझे वह ड्रेस चाहिए थी। अगर मेरी बहन नहीं होती तो ड्रेस मेरी होती। हान हान की नानी ने कहा, अरे बच्चे को देखो, बस बता दो क्या चाहिए। ये तो सिर्फ एक ड्रेस है, तुबाओ को पसंद है तो उसे ले लेने दो। हमारी हान हान बस समझ नहीं पाती। सुयशुन निरुत्तर थे। अगर तुबाओ को पसंद है तो उसे ले लेने दो। क्या हान हान को बताया गया था कि वह ड्रेस उसकी है? सुयचुन ने दस्तावेज उठाया और खड़े होकर सबको दिखाया।
यह स्टारी नाइट थीम वाली शाम की गाउन का ऑर्डर डेटा है। कृपया इसे देखें। यह ड्रेस तुबाओ की लंबाई और वजन के हिसाब से बनी थी। हान हान तुबाओ से लंबी है, वह इसे नहीं पहन सकेगी, इसलिए यह ड्रेस शुरू से ही तुबाओ के लिए बनाई गई थी। हान हान की नानी अचानक दोषी महसूस करने लगी, जबकि वेई वान ने अपने दांत भींच लिए। सब चौंक गए। अब जाकर यह बात समझ में आई। यह सही है, हान हान इस ड्रेस में फिट नहीं हो सकती, यह उसकी नहीं है। वेई वान अपमानित महसूस कर रही थी। उनके भीतर आक्रोश था। मैंने नहीं कहा कि यह ड्रेस हान हान की है, मैंने बस कहा कि तू बाओं के पास एक है, हान हान के पास नहीं है। आखिरकार क्या यह इसलिए नहीं है कि सभी तू बाओं को पसंद करते हैं, जिससे हान हान ने हंगामा किया? सुयेचुन ने मुस्कुराते हुए कस्टम मेड ड्रेस अनुबंध का दूसरा पृष्ठ पलटा। तू बाओ ने स्टारी नाइट थीम वाली गाउन मंगाई थी, तो हान हान के पास भी एक है। यह पृष्ठ हान हान की ड्रेस के विवरण को प्रस्तुत करता है। अब सभी ने वेई वान को एक नए दृष्टिकोण से देखा। बच्चों को इन चीजों की समझ नहीं होती। जरूर किसी बड़े ने बच्चे से कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे उसे लगा कि ड्रेस उसकी है। किसी ने अनुबंध को देखा और हैरानी से कहा, मिस हान हान की ड्रेस मिस तुबाओ की ड्रेस से 5 लाख युआन महंगी है। आप यह नहीं कह सकते कि यहां कोई पक्षपात हो रहा है। मुझे हैरानी है कि उस बच्चे की मां ने उसे क्या सिखाया। वेई वान को बहुत शर्मिंदगी हुई। सुयेशुन हान हान के पास गए और धीरे से बोले, हान हान, अब तुम्हें समझ में आया? तुम्हारी भी अपनी ड्रेस है। अगर तुम तुबाओ जैसी ड्रेस चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए भी बनवा देंगे। हान हान ने सफाई देना बंद किया और कहा, मुझे समझ में आ गया। उसने तुबाओ से कहा, तुबाओ, मुझे माफ कर दो। तुबाओ ने हान हान की असहजता देखी और कहा, कोई बात नहीं बहन हान हान। ओल्ड मास्टर सू ने सूहे से पूछा, हान हान को उसके कमरे में कब ले जाना है? फिर वेई वान की ओर मुड़कर बोले, जाओ और अपने व्यवहार पर विचार करो। हान हान की नानी ने चिल्लाकर कहा, कृपया शांत रहें समधी। शाओआन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। ओल्ड मास्टर सू ने कहा, मैं ऐसे रिश्तेदारों को नहीं मानता। वेई वान ने शर्मिंदा होकर कहा, मां चुप रहो, चलो चलते हैं। वेई वान ने आंसू पोंछते हुए दिल में नाराजगी के साथ चलना शुरू किया। हान हान गलत है, फिर भी उसे अनुशासित करने का हक मेरा है। मैं उसकी मां हूं, उन्हें उपदेश देने का हक क्यों? इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से तुबाओ था जिसने पहले उसे मारा। अंततः सुपरिवार, आप हमेशा पक्षपाती रहते हैं। उसी समय सुपरिवार के निवास के द्वार पर लीन फेंक और उनकी पत्नी बहस कर रहे थे। गार्ड, आपने गलत समझा, हम तुबाओ के माता पिता हैं, हम उसके जन्मदिन पर आए हैं। गार्ड ने कहा, बिना निमंत्रण नहीं जा सकते। लीन फेंक ने अपनी पहचान दिखाई, मैं सच में तुबाओ का पिता हूं, मेरा नाम लिन फेंक है। वेई वान, जो अभी भी दबे हुए गुस्से और नाराजगी से उबल रही थी, ने द्वार पर हंगामा देखा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। तो यह वही लिन फेंक है जो तुबाओ का जैविक पिता है। वह तस्वीरों जैसा ही दिखता है। हान हान के साथ बहुत अन्याय हुआ। तुबाओ को कैसे खुशी मिल सकती है? आज हर कोई साफ साफ देखेगा कि तुबाओ किस तरह की बच्ची है। उसने गार्ड से कहा, उन्हें अंदर आने दो। गार्ड हैरान रह गया। दूसरी मैडम, हमें पहले बूढ़े मास्टर को बताना चाहिए। वेई वान ने भौहें चढ़ाई। क्या मेरे शब्दों का अब कोई वजन नहीं है? परेशान गार्ड ने जल्दी से आज्ञा मानी। इसी बीच तुबाओ बहुत खुश थी, क्योंकि वह इतने सारे लोगों के साथ अपना पहला जन्मदिन मना रही थी। पहले की सारी अप्रियता गायब हो गई थी। पुरानी मैडम सू ने धीरे से कहा, तुबाओ, एक इच्छा करो। तुबाओ ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने स्वर्ग में अपनी माँ की खुशी, अपनी माँ से फिर से मिलने, अपनी दादी की अच्छी सेहत और अपने चाचाओं के व्यवसाय की सफलता के लिए प्रार्थना की। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। फिर तुबाओ ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा दमक उठा। सुयेशुन ने तुबाओ को उठाया ताकि वह मोमबत्तियां बुझा सके। तुबाओ ने गहरी सांस ली और उसके गाल फूल गए। फिर एक लंबी फू के साथ उसने मोमबत्तियां बुझा दी और सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। खुशहाल जन्मदिन की शुभकामनाओं के बीच अचानक एक आवाज आई, तुम बताओ, जन्मदिन मुबारक हो, पापा देर से आए हैं। लिन फेंक और मुकियानशिन बगीचे से भीड़ की ओर तेजी से बढ़े। मुकियानशिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता और सौतेली माँ उपहार लाए हैं। तुबाओ ने उनकी ओर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके होंठ कस गए। पुराने मास्टर सू का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गरज कर पूछा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। अप्रत्याशित रूप से लीन फेंक और मुकियानशिन घुटनों के बल गिर पड़े। लीन फेंक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। तुबाओ, पहले मेरी सारी गलती थी, मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। उस दिन तुम्हारी सौतेली माँ के गर्भ में बच्चा खो गया था। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मुकियानशिन ने कोमल स्वर में कहा, तुबाओ, घर आ जाओ अपने बच्चे के लिए, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुबाओ ने कहा, पापा झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने पहले भी मुझे मारा था।
वह हमेशा मुझे मारते हैं। लिन फेंक ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या यह सिर्फ अनुशासन नहीं है? सभी ने सुपरिवार और फिर लिन फेंक और मू कियानशिन की ओर देखा। जल्दी से स्थिति को समझ रहे थे। तो ये तो बाओ के जैविक पिता और सौतेली माँ थे जो ऑनलाइन खुलासे में थे। क्या ये जानबूझकर सुपरिवार को उकसाने के लिए यहाँ आए थे, यह जानते हुए कि आज तो बाओ का जन्मदिन है? वे इस समय आए। किसी ने कहा, लेकिन आप उसे दोष नहीं दे सकते, उसके अजन्मे बच्चे को नुकसान हुआ था। यह समझ में आता है, उसने अपना आपा खो दिया। उसकी क्रियाएं कठोर थीं, चेंगदू के लोगों ने सुना था। लिन फेंग ने तो बाओ को मारा। वे नहीं जानते थे वह कितनी बुरी तरह घायल हुई थी, इसलिए उन्हें सहानुभूति थी। सुशिंगेर ने गुस्से में पूछा, बड़े भाई, इन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या हम नए साल का इंतजार कर रहे हैं? सुदेकिन ने कहा, उन्हें बाहर फेंकना क्या आसान नहीं होगा। हम तो बाओ के जन्मदिन के बाद उनसे निपटने की योजना बना रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे खुद हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। उसने अपने हाथ जेब में डाले और मू कियानशिन की ओर शाही अंदाज में कदम बढ़ाया। मू कियानशिन, तुमने कहा तू बाओ ने तुम्हारा गर्भपात कराया। क्या तुमने सोचा था कि लिन परिवार के घर में निगरानी कैमरे नहीं होंगे? मू कियानशिन, जो सिर झुकाए हुए दयनीय बनने का नाटक कर रही थी, अचानक अपराध बोध महसूस करने लगी। श्रीमान सु, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे ही उसी समय छोटा पांच उड़कर तू बाओ के हाथ पर आकर बैठ गया। सु यीचेन ने तोते को देखा। उन्होंने कहा, तू बाओ, छोटा पांच को यहां लाओ। तू बाओ ने छोटा पांच को पकड़ा, धीरे से कहा, कोई बात नहीं, बड़ा भाई तुम्हें नहीं खाएगा। सु यीचेन का ठंडा चेहरा थोड़ा नरम हो गया। छोटा पांच, उस दिन तुमने क्या सुना, सबको दोहराओ। तोते ने पंख फड़फड़ाए और फिर मू चिंशियांग की आवाज में कहा, तू बाओ, एनी के पास अब बच्चा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अगर चाचा पूछें तो मान लेना कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तुम्हें मेरे लिए कुछ कहना होगा, समझे? मू चिंशियन का चेहरा पीला पड़ गया। ये शापित पक्षी वास्तव में उस दिन की बातें याद रखता था। सभी लोग हैरान रह गए। तोते की आवाज और लहजा बिल्कुल म्यू चिंशियन जैसा ही था। आखिर उसने यह कहां से सीखा? क्या मू चिंशियन के गर्भपात के पीछे कुछ और कारण है? सभी की शक भरी नजरों से मू चिंशियन घबरा गई। उसकी आंखें सु यीचेन पर टिक गईं। श्रीमान सु, आप एक पक्षी की बात पर मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं तो बाओ को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? मुझे उसे नुकसान पहुंचाने से क्या मिलेगा? सु यीचेन ने कहा, बहुत अच्छी अदाकारी। क्या उस दिन की घटना की याद दिलाने की जरूरत है? बटलर ने जल्दी से यूएसबी ड्राइव जोड़ा और छवियों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया। वीडियो में मू चिंशियन और तू बाओ दिखे। वे एक भरा हुआ खरगोश पकड़े हुए थे। तू बाओ, गंदी पोशाक पहने हुए, मू चिंशियन से आधा मीटर दूर खड़ी थी। तू बाओ, अच्छी लड़की बनो और अपनी सौतेली माँ की बात सुनो। चुपचाप खड़ी रहो, तू बाओ ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। जी मैडम। अचानक मू चिंशियन पीछे की ओर गिर गई, सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तू बाओ ने मू चिंशियन को बिल्कुल नहीं छुआ था। मू चिंशियन हक्का बक्का रह गई। लिन परिवार के पास निगरानी कैमरे नहीं थे, तो ये वीडियो कहां से आया? लिन फेंक वीडियो देखकर मू चिंशियन से भी ज्यादा चौंक गया। तुमने कहा था कि तू बाओ ने तुम्हें धक्का दिया। ये क्या है? मू चिंशियन हकलाते हुए बोली। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं। सु यीचेन ने अंकल नी से दस्तावेज ले लिए। कुछ याद नहीं? उसने फाइल से एक पन्ना निकाला और लिन फेंक के चेहरे पर फेंक दिया। यह उस डॉक्टर के लिए अनुशासनात्मक नोटिस है जिसने रिश्वत लेकर मू चिंशियन के चिकित्सा रिकॉर्ड में हेराफेरी की। तुम्हारा गर्भपात पूर्व नियोजित था। सर्जरी के दौरान 2 बार रक्तस्राव की घटनाएं बनाई गई थीं। तो अब सब कुछ याद आया। मू चिंशियन हक्की बक्की रह गई और कांपते हुए जमीन पर गिर गई। लिन फेंक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मू चिंशियन, तुम बहुत समय से मुझे छोड़ना चाहती थी, है ना? लिन परिवार की मुसीबत देखकर और डरते हुए कि बच्चा होने से नए प्रायोजक मिलना मुश्किल होगा, तुमने तू बाओ का बहाना बनाकर बच्चे से छुटकारा पाने की कोशिश की। फिर भी मू चिंशियन नहीं मानी। नहीं, फेंक। लिन फेंक ने उसे रोक दिया। बेकार। लिन फेंक गुस्से में था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि यह मौका है। तू बाओ, ये सब पापा की गलती थी। पापा को उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। इससे हमारी बड़ी गलतफहमी हुई। पापा इसकी भरपाई करेंगे, ठीक है? सु यीचेन की आवाज ठंडी थी। उसे इस तरह पीटना भी एक गलतफहमी थी। अंकल नी ने और दस्तावेज बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किए। ये तो बाओ की आपातकालीन कक्ष की रिपोर्ट थी। इसमें लिखा था, श्वसन रुकावट, आघात, बाईं, तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं पसलियों में फ्रैक्चर, ह्यूमरस का फ्रैक्चर, दाहिनी रेडियस और उल्ना का फ्रैक्चर, बाएं टखने में नरम ऊतक की क्षति, चलने में असमर्थता, बाएं छोटे पैर की अंगुली का विच्छेदन, 3 सेंटीमीटर ऊतक नेक्रोसिस के कारण। एक वीडियो था, शायद किसी पड़ोसी ने गुप्त रूप से लिया।
तुबाओ पतली पोशाक पहने बर्फ में घुटनों के बल बैठी थी। लीन फेंक उसे 2 उंगलियों जितनी मोटी छड़ी से बार बार मार रहे थे। चिकित्सा रिपोर्ट की कुछ पंक्तियों और वीडियो ने तुबाओ की पिटाई का दृश्य साफ कर दिया। मेहमान गुस्से में लिन फेंक की ओर देखने लगे। क्या यह अनुशासन था या वह उसे मार डालने का इरादा रखते थे? उसे अपने पिता कहने की हिम्मत कैसे हुई? पिता ने बेटी को बर्फ में घुटने टेकने को कहा। वह आदमी नहीं, राक्षस था। सुआईचुन ने अंकलनी को जारी रखने का इशारा किया। अंकलनी ने एक पोस्टर दिखाया। इस पर लाल मोहर थी। लीन कॉरपोरेशन पिछले साल से बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए जांच के दायरे में है। जांच अब पूरी हो चुकी है और पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। कल उसकी गिरफ्तारी के लिए आधिकारिक आदेश जारी हुआ। तो लीन परिवार का पतन सुपरिवार के प्रतिशोध के कारण नहीं था, यह उनकी अपनी करनी का नतीजा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। तो वे नकली खुलासे ऑनलाइन भी उन्हीं के करने थे। कितना घिनौना! ऐसे लोग जीने के लायक नहीं होते। पुलिस को बुलाओ, उन्हें गिरफ्तार करवाओ। पुलिस को बुलाओ। सुनकर लिन फेंग घबरा गया। मैंने बस अपना आपा खो दिया था। अगर मैं नहीं होता तो वह अस्तित्व में भी नहीं होती। तुम सुपरिवार वाले कितने एहसान फरामोश हो। सुआईचुन की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुबाओ तो तुम्हारी असली बेटी भी नहीं है। यह डीएनए परीक्षण का परिणाम है। लिन फेंग जैसे बिजली की चपेट में आ गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसकी आखिरी बचने की राह बंद हो गई। असंभव! मैं तुबाओ का असली पिता नहीं हूं। वह छोटी बदमाश। मैंने उसे 3 साल तक पाला और यह है उसका मुझे लौट आया गया आनंद। अब निराशा ने हिंसा का रूप ले लिया था। लिन फेंक ने तुबाओ की ओर झपट्टा मारा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सुपरिवार को इसका पछतावा जीवन भर रहेगा। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, सुआईचुन ने उसे लात मारकर गिरा दिया। पुलिस अधिकारी अंदर आए। उन्होंने लिन फेंक और मू किन्सिन को पकड़ा। फिर उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस कार की ओर ले गए। पछतावा लिन फेंक को अंदर से खाने लगा। अगर मू किन्सिन नहीं होती तो उसने तुबाओ को उस दिन नहीं मारा होता। वह इस स्थिति में नहीं होता। इस विचार ने उसके गुस्से को बढ़ा दिया। उसने मू किन्सिन को पीछे से लात मारी। अचानक मू किन्सिन का सिर कार के दरवाजे से टकराया, जिससे एक भयानक आवाज गूंजी। घाव से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गई मृत। मू किन्सिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। उसका चेहरा हक्का बक्का था। उसे अपनी मौत का एहसास हुआ। वह चीख पड़ी, मुझे लात मारकर मारा गया? ऐसे ही नहीं, मुझे एक अमीर आदमी खोजना है, धनवान पत्नी बनना है। मैं इतनी दुखद मौत कैसे मर सकती हूँ? जब पुलिस ने उस अभागे जोड़े को गिरफ्तार किया, सबको पता चला कि तुबाओ असल में सुपरिवार की युवा मालकिन है। बूढ़े मास्टर सू ने तुबाओ को बुला लिया। चलो घर चलते हैं बच्ची। सभी ने तुबाओ को सहानुभूति से देखा। बीती गलतफहमियों की याद ने उन्हें अपराध बोध से भर दिया। अब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ था। दादाजी, क्या आप तुबाओ के लिए दुखी हैं? चिंता मत करें दादाजी, तुबाओ ठीक है। उसने मासूमियत और सच्चाई से भरी एक उजली मुस्कान दी। वह सबसे ज्यादा घायल थी, फिर भी सबसे पहले उसने सांत्वना दी। बूढ़े मास्टर सू की आंखें नम हो गईं। हाँ, उन्होंने रुंधे स्वर में कहा। तुबाओ ने उन्हें सांत्वना देना जारी रखा। दादा, मत रोइए। एक हाथ में स्टफ्ड बनी पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से उनके सिर पर थपथपाया। आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए। बूढ़े मास्टर सू ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं नहीं रो रहा हूँ। सुआईचुन तुबाओ के पास चले गए और पूछा, तुबाओ, क्या तुम आज उदास हो? तुबाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। गलती पापा की थी, तुबाओ की नहीं। उन्हें उदास होना चाहिए। सुआईचुन रुके। तुबाओ अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम सही कह रही हो तुबाओ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जन्मदिन की खुशी खत्म हो गई थी। कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता था। सुआईचुन ने अपना गिलास उठाया। चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। महिलाओं और सज्जनों, आज की जन्मदिन की पार्टी समाप्त होती है। आने के लिए धन्यवाद। आज से तुबाओ सुपरिवार का उपनाम अपनाएगी और उसका नाम सुजीतू के रूप में जाना जाएगा। हमारे सुपरिवार के होते हुए तुबाओ को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मेहमानों ने तुरंत कहा, श्रीमान सू, आप बहुत दयालु हैं। यह हमारे लिए सम्मान की बात थी। फिर एक एक करके वे सुपरिवार की विला छोड़कर चले गए। घर जाते समय वे आपस में फुसफुसा रहे थे। सुपरिवार की 8 शक्तिशाली चाचाओं की सुरक्षा में रहकर सुश्री सचमुच ईर्ष्या का कारण बनती है। वह सचमुच एक राजकुमारी है। शुए एयर ने अपनी मां की आस्तीन को खींचा। तुबाओ को उसकी चमकदार सितारों जैसी पोशाक में याद करते हुए उसे प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण महसूस हुआ। तभी शुए एयर की मां ने देखा कि कुछ लोग अभी तक नहीं गए थे। उन्होंने वंदनीय लाओ को एक शिष्य लेने की बात सुनी। उनकी आंखें चमक उठीं। वंदनीय लाओ प्रसिद्ध स्याही धोने वाले पेंटिंग मास्टर थे। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। उनके द्वारा एक युवा शिष्य को चुनने की बात करना, अगर शुए एयर ने ध्यान खींचा तो वह गर्व से भर सकती थी।
शुए एयर, उसने जल्दी से कहा। वंदनीय लाओ यहाँ है, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। शुए एयर की आंखें चमक उठीं। मुझे समझ में आ गया माँ। शुए एयर पेंटिंग में माहिर थी। उसका काम इंक वॉश पेंटिंग संस्थान के लिए भी चुना गया था। अगर वंदनीय लाओ शिष्य चाहते थे तो शुए एयर ही होनी चाहिए। शुए एयर की माँ ने सहजता से अपनी बेटी को वंदनीय लाओ के पास ले गई। मुझे जानना है कि कौन सा बच्चा भाग्यशाली है। वंदनीय लाओ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा। वह जीवंत रंगों का उपयोग करती है। उसकी कल्पना समृद्ध है। उसकी पेंटिंग जीवंत और जादुई है। वह दशकों में सबसे बड़ी प्रतिभा है। शुए एयर की माँ खुशी से भर गईं। वह निश्चित रूप से शुए एयर की ही बात कर रहे थे। सम्मानित लाओ का स्वयं आना यह वास्तव में बहुत शिष्टाचार था। शुए एयर ने अपनी माँ की खुशी देखी और उसका उत्साह भी बढ़ गया। वह सोचने लगी कि वह लाओ के सामने अपनी कला कैसे प्रदर्शित करेगी। उसने धीरे से कहा, नमस्ते श्रीमान लाओ, मैं शुए एयर हूँ। आपकी पेंटिंग्स मुझे बेहद पसंद है। आप मेरे लिए प्रेरणा हैं। यह सुनकर सम्मानित लाओ ने दूसरे बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद छोटी बच्ची। वह कुछ और कहने वाले थे, तभी सुयशान और तुबाओ वहां पहुंच गए। सुयशान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सम्मानित लाओ, आप आ गए। नाम सुनकर लाओ ने देखा। श्रीमान सु, क्या यह तुबाओ है? तुबाओ ने सिर हिलाया और सम्मानित लाओ के पास चलकर शिष्टता से ऊपर देखते हुए कहा, नमस्ते शिक्षक, मेरा नाम तुबाओ है। सम्मानित लाओ कुछ क्षण रुके, फिर जोर से हंस पड़े। अच्छा अच्छा, अच्छे संस्कार वाली तुबाओ, आपकी उम्र कितनी है? तुबाओ ने सम्मानित लाओ की ओर देखा और सोचा, यह बूढ़ा आदमी थोड़ा भूलने वाला है। उसने सूखे स्वर में कहा, मैंने हाल ही में अपना चौथा जन्मदिन मनाया है, तो मैं 4 साल की हूँ। सम्मानित लाओ को लगा कि छोटी लड़की उसे तुच्छ समझ रही है। ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा। फिर हंसते हुए बोले, सही है, उम्र हो चली है अब। शुए एयर और उसकी माँ एक तरफ खड़ी थीं। उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। सुयशान ने बताया कि पुराने मास्टर सुसम्मानित लाओ के इंतजार में अंदर हैं। तुबाओ की पेंटिंग्स देखने के लिए उत्सुक थे। सम्मानित लाओ उनके साथ जाने लगे। ये सुनकर शुए एयर हैरान रह गई। क्या वह मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, उसने सोचा। वह अपनी उंगलियों से खेलते हुए बोली, लेकिन सर। सम्मानित लाओ ने आश्चर्य से देखा, तुम भी एक अच्छे बच्चे लगते हो, मुझे पहले कुछ काम करने हैं। यह कहकर वह सुपरिवार के साथ अंदर गए। शुए एयर और उसकी माँ वहीं खड़ी रहीं। उनके दिल में आक्रोश था, लेकिन चाहे वे कितनी भी नाराज हों, उन्हें इसे अंदर ही दबाना पड़ा। सुपरिवार बहुत ताकतवर था, लेकिन सम्मानित लाओ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। शुए एयर की माँ ने उसे सांत्वना दी, क्यों ना हम सुपरिवार के विला के दूसरे मंजिल के अध्ययन कक्ष में थोड़ी देर इंतजार करें। पुराने मास्टर सु ने तुबाओ से कहा, यह हमारे देश के अग्रणी पेंटिंग मास्टर हैं, जल्दी से उन्हें मास्टर कहकर बुलाओ। तुबाओ ने आज्ञाकारी होकर पुकारा। मास्टर। पुराने मास्टर सु इस आज्ञाकारी बच्चे को दिल से पसंद करते थे। तुबाओ, क्या तुम अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता सकती हो? जैसे ही कला की बात आई, तुबाओ का चेहरा चमक उठा। उसने सिर हिलाया, फिर अपनी कल्पनाओं की दुनिया का वर्णन किया। सुयशान ने बूढ़े व्यक्ति और छोटे बच्चे को टेबल पर झुककर एक साथ पेंटिंग्स देखते हुए देखा। पुराने मास्टर सु सुन रहे थे, कभी कभी जोर से हंसते हुए। सुयीचेन का चेहरा नरम पड़ गया। आखिरकार तुबाओ को एक दोस्त मिल गया, भले ही वह पुराना ही क्यों ना हो। दादाजी सही थे, एक पुराना मित्र, सचमुच। इस बीच कहीं और सुजिलांग ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने लिन फेई को अंदर आने दिया है ना? तुम कितना और हंगामा करना चाहती हो? सुजिलांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके स्वर में व्यंग्य था। वहीं वेईवान ने अपनी आवाज उठाई, तुम हर चीज हान हान के लिए करते हो। तुम उसके पिता हो, अपनी ही बेटी की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम जानते हो कि हान हान ने कितना सहा है? सुजिलांग ने अपने होठ भींच लिए और चुप रहा। उसने तलाक की कागजात मेज पर रखते हुए ठंडे लहजे में कहा, तलाक ले लेते हैं। उसकी पत्नी चौंक गई। तुमने क्या कहा? सुजिलांग पहले ही मुड़ चुका था। मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होंगी, उसने सोचा। बिल्कुल नहीं। वापस सुविला में तुबाओ ने वरेनेबल लाओ को दरवाजे तक छोड़ा। वह बहुत खुश थी, जैसे उसे एक अच्छा मित्र मिल गया हो। हालांकि उनकी उम्र में बड़ा अंतर था। तुबाओ ने इस बूढ़े आदमी को अपना मित्र मान लिया था। दादा सही थे, वह सचमुच पुराना मित्र था। तुबाओ ने उसे अलविदा कहा। वरेनेबल लाओ ने छोटी लड़की को देखा, फिर उन्होंने हाथ हिलाया। वह इस यात्रा पर अप्रत्याशित रूप से इतनी समझदार युवा शिष्या पाकर बहुत खुश थे। वरेनेबल लाओ कार में बैठे। उन्होंने तुबाओ की चित्रों की तस्वीरें देखीं। वह खुद को रोक नहीं पाए। उसी समय 2 आकृतियां सड़क के किनारे खड़ी थीं। वरेनेबल लाओ कार से बाहर आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? छोटी लड़की आगे बढ़ी। उसने कहा, मुझे माफ करें सर, मैं लाम शुएर हूं, पिछली राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता की विजेता। आप मुझे याद करते हैं, है ना? शुएर को आश्चर्य हुआ
कि वरेनेबल लाओ को याद नहीं था कि वह कौन है। शुएर ने हैरानी से कहा, सर, आप मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? क्या आप मुझे शिष्य बनाने नहीं आए थे? वरेनेबल लाओ फिर कार में बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, मैंने पहले ही एक शिष्य चुन लिया है। उसका नाम तुबाओ है। मुझे यकीन है आप उसे जानते हैं। शुएर कुछ कहने ही वाली थी, तभी वरेनेबल लाओ की कार चल पड़ी। शुएर और उसकी मां हतप्रभ रह गईं। मां और बेटी को विश्वास था कि सू परिवार ने वरेनेबल लाओ के निर्णय को प्रभावित किया है। वरेनेबल लाओ को विदा करने के बाद तुबाओ अपने कमरे में लौटी, नहाई और हल्के गुलाबी रंग के नरम पजामे पहन लिए। पजामे में हुड था, उसमें लंबे खरगोश के कान थे। वह बहुत प्यारी लग रही थी। पुरानी मैडम सू ने अच्छे व्यवहार और प्यारी बच्ची को देखा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो याद रखना कि बिस्तर के पास की घंटी बजाना। तुबाओ ने सिर हिलाया, फिर अपनी दादी को शुभ रात्रि कहा। पुरानी मैडम सू को जाते देख ली चांग पास आ गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को याद किया जिसने उनके शिष्य को लगभग चुरा लिया था। वह सोचने लगे, अब गुरु बनने में भी प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने छोटी लड़की को मनाने की कोशिश की। छोटी पीठ पर बैग, आज गुरु तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोलें। दिव्य दृष्टि खोलने के बाद तुम गुरु को देख सकोगी और जादू भी सीख सकोगी। तुम जानती हो जादू क्या है ना? जैसे अचानक आग का गोला फेंको। तुबाओ ने सिर हिलाया, मुझे यह नहीं सीखना है। मैं चित्रकला पुराने मित्र से सीखना चाहती हूँ। ये बच्चों का काम है। ली चांग मुस्कुराए, बच्चों को क्या करना चाहिए? तुबाओ बिस्तर पर चढ़ गई। उसने उंगलियों पर गिनती की, खाना, सोना, चित्र बनाना, खेलना। इसीलिए अब तुम्हें बाओ को सो जाना चाहिए। ली चांग ने धीरे से कहा, अगर सू जिंजू से वादा ना होता तो वह यहाँ बच्चे को मनाने की कोशिश नहीं करता। ली चांग एक तरफ हट गए और तुबाओ को समझाने लगे। तुबाओ ने तुरंत मुंह फेर लिया। छोटा बैकपैक, क्या तुम भूल गए हो? जब तुम्हारी माँ तुम्हें इंद्रधनुष वाली स्लाइड पर खेलने ले गई थी तब उसने क्या कहा था? क्या उसने गुरु के साथ मेहनत से पढ़ाई करने की बात नहीं कही थी? जब तुम पढ़ाई पूरी करोगे तब माँ को अधिक देख पाओगे। तुबाओ ने भौहें उठाई। उस दिन मेरे साथ इंद्रधनुष की स्लाइड पर खेलने वाली माँ नहीं थी। माँ ने तुबाओ को गले लगाया, फिर वह चली गई। ली चांग हैरान थे, तुम्हें कैसे पता चला? तुबाओ ने गुस्से में कहा, गुरुजी बहुत मूर्ख हैं। आपके बड़े पैर दिख रहे थे। माँ के पैर,